जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार दमदार तेजी के साथ दिन की ऊंचाइयों पर कारोबार करते हुए आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन रखेंगे आपके सामने। लेकिन उससे पहले दीप जल्दी से सन फार्मा के रिजल्ट्स रख दीजिए। सन फार्मा के रिजल्ट्स बड़े जबरदस्त मजबूत आते हुए दिख रहे हैं। काफी तगड़े रिजल्ट्स आपके सामने। मुनाफा भले ही आपको लग रहा हो कि 1470 करोड़ के अनुमान के साथ 1440 करोड़ का हो, 44 करोड़ का, लेकिन आय उम्मीद से काफी बेहतर आती हुई दिख रही है। कामकाजी मुनाफा बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। तो सन फार्मा के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही तगड़े दिख रहे हैं। पहली नजर में यहाँ पर कामकाजी मुनाफा आप देख सकते हैं बहुत ही तगड़ा आता हुआ दिख रहा है। आय 7,585 करोड़ से बढ़कर 9,719 करोड़ के आसपास आती हुई दिख रही है। आय का आंकड़ा तगड़ा है। एक मुश्त घाटा 630 करोड़ का लगा है, उसके बावजूद मुनाफे का आंकड़ा है। तो इसका मतलब ये कि बड़ी बीट है। दीप, इसका मतलब यही समझा जाए कि बीट काफी बड़ी है। अगर एक मुश्त घाटे के बावजूद मुनाफे का आंकड़ा इतना बड़ा आया है, इसका मतलब लग रहा है, और क्योंकि कामकाजी मुनाफा और मार्जिन वगैरह आप देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त है। सन फार्मा के रिजल्ट्स पूरी तरह से इसकी री रेटिंग करने वाले रिजल्ट्स हैं। तगड़े शानदार रिजल्ट सन फार्मा के होते हुए दिख रहे हैं। जरा डिटेल्स में और देखते हैं। जब तक दीप एक बार बताएं जल्दी से रिजल्ट्स के बारे में। अनिल जी, शानदार परफॉर्मेंस है, बीट किया है ऑन ऑल फैक्टर्स। अगर आप ये एक मुश्त घाटा एडजस्ट कर लें तो फिर मुनाफे का फिगर अनुमान से काफी बेहतर रहेगा। पर अभी भी जो ये मुनाफे का फिगर आ रहा है एक मुश्त घाटे के साथ, वो भी लगभग अनुमान मुताबिक है। पर सर, आय को देखिए, आय आई है 9,719 करोड़ की। हमारा अनुमान था 8,750 करोड़ का। तो वहां से अगर आप देखें तो क्लियर बीट है और बड़े मार्जिन से बीट किया है। आय के फिगर ने लगभग 1000 करोड़ के मार्जिन से आय ने बीट किया है इस समय। तो ये एक बहुत ही दमदार फिगर आपको आते हुए दिख रहा है। जहां तक आय का सवाल है सन फार्मा की, तो शानदार प्रदर्शन आपको आते हुए दिख रहा है सन फार्मा की तरफ से। और तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखें तो आय में बढ़त का ही ट्रेंड आते हुए दिखा है। तो साल दर साल, तिमाही दर तिमाही शानदार परफॉर्मेंस, और 1000 करोड़ से आय ने अनुमान को बीट किया है। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। सर, मुनाफे का भी फिगर बहुत ही अच्छा आते हुए दिखा है। और तिमाही दर तिमाही भी अगर आप मुनाफे देखें तो मुनाफे में बढ़त ही हुई है, ऐसा नहीं है कि घाटा हुआ है। तो ओवरऑल शानदार परफॉर्मेंस रही है सन फार्मा की तरफ से, और इसलिए स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। मार्जिन देखिए अनिल जी, 24% से बढ़कर 29% के मार्जिन आए हैं। हमारा अनुमान 25% का था, तो 4% से मार्जिन फिगर को इन्होंने बीट किया है। और एबिटा की अगर बात करें तो 2,821 करोड़ का एबिटा आया है। हमारा एबिटा का अनुमान 2,155 करोड़ का था। तो बीट ऑल अक्रॉस है अनिल जी, शानदार नतीजे। और कल आपने खरीदारी की भी राय दी थी। कल के 2000 में पहले दो टारगेट हिट सर, 730 के ऊपर का लेवल। इस समय स्टॉक पर 4% की तेजी। बिल्कुल दीप, और मेरे ख्याल से 730 तक का टारगेट आया है। 745 के टारगेट के लिए भी होल्ड करना चाहिए। मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं इसके लिए भी होल्ड करें, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट्स हैं आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। अगर आप थोड़ा सा, आपको मैं फ्लैशबैक में लेके जाऊं, डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट्स आप याद कर लीजिए किस तरह के डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट है। और डॉक्टर रेड्डीज के सामने सन फार्मा के रिजल्ट एकदम अलग एक्सट्रीम में है। और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट्स के पहले स्टॉक में ज्यादा कुछ एक्शन हुआ नहीं, क्योंकि लोगों को डर ये था कि फार्मा कंपनियों के रिजल्ट्स खराब आएंगे। उसके विपरीत बहुत ही तगड़ी आउटस्टैंडिंग, जिसे तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस कहा जा सकता है, वो आती दिख रही है। मुझे याद है 2 दिन पहले ही कुणाल जी राकेश ने भी सन फार्मा को खरीदारी करने की राय दी थी। 735 के पार निकलता हुआ सन फार्मा। बंसल जी, चार्ट देखिए, दीजिए अपनी राय। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट अनिल जी 2 दिन पहले भी दिया था, और इसको अनिल जी पिछले शुक्रवार भी दिया था और बोला था कि एक्सपायरी के बाद अगले दिन 31 फ्राइडे को इसके नतीजे आएंगे, और नतीजे बम्पर है। अनिल जी मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। इस स्टॉक ने पहले भी छोटे छोटे ब्रेकआउट दिए हैं, बट कभी चला नहीं। और पिछले सप्ताह भर से हम यही बोल रहे हैं कि इस बार ये भागेगा। तो शॉर्ट टर्म टारगेट तो अनिल जी आपके 730-35 के अचीव हो गए हैं, बट यहाँ पर एक बड़ा टारगेट है 790 से लेकर 800 का। उसके लिए जिसने लिए होल्ड करे, और हल्की सी करेक्शन पर भी स्टॉक 724-725 के अराउंड मिलता है। तो अच्छे स्तर है खरीदने के लिए। 790-800 के टारगेट के लिए स्टॉक एक ब्लाइंड बाय है। फंडामेंटल कोई है क्या एक्सपर्ट का अनुमान था करीबन कामकाजी मुनाफे का, उसके सामने 2820 करोड़ का कामकाजी मुनाफा, यानी कि ऑपरेशनल फ्रंट पर सन फार्मा की दमदार परफॉर्मेंस। तो पहली चीज तो ये कि ऑपरेशनली सन फार्मा के नंबर्स बहुत ही तगड़े हैं। मार्जिन 25% के नीचे के उम्मीद थी 29%। तो पूरी तरह से ये ऑपरेशनल टर्न अराउंड है, और इसमें कहीं कोई वन ऑफ या किसी तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम का या इस तरह का मुनाफा नहीं है। तो लंबे समय बाद सन फार्मा की तरफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जो कि इस स्टॉक को पूरी तरह से रीरेट करेगी। तो बेहद
दमदार परफॉर्मेंस सन फार्मा की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो ये है दमदार परफॉर्मेंस सन फार्मा की। चलिए, बहुत ही गजब का एक्शन सन फार्मा में होता हुआ दिख रहा है इस परफॉर्मेंस के दम पर, ये आप देख सकते हैं इस वक्त। तो इस क्लोजिंग शो के बेहद शानदार रिजल्ट। अविनाश जी हमारे साथ हैं, एक बार अविनाश जी से जल्दी से फंडामेंटल राय ली जाए सन फार्मा के स्टॉक पर। सर अविनाश जी बताएं सर। इनफैक्ट अनिल जी, कल मैं आपके चैनल पे एक शाम के शो पे था और मैंने कहा था कि जो थोड़े से रिस्क एपिटाइट ज़्यादा रखने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिजल्ट्स के पहले खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से नंबर्स उम्मीद से बहुत बेहतर आ गए हैं और यहाँ से भी अच्छी रेटिंग होगी। मुझे लग रहा है कि कंपनी की कॉन कॉल आज है और उस कॉन कॉल में होपफुली मार्केट में ये अनुमान होगा कि अगर मार्जिन्स और टॉप लाइन ग्रोथ और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अगर आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी मेंटेन करती है तो मुझे कोई डाउट नहीं है ये कंपनी, ये शेयर करीबन 800 के ऊपर भी जाने की खामियत रखता है। मेरे ख्याल से ये नतीजे बहुत ही अच्छे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये लॉस प्रोवाइड करने के बाद ये नंबर आ चुका है, तो इसमें कोई ऐसा कोई क्वालिटेटिव या कोई अदर इनकम नहीं है जिससे ये प्रॉफिट्स आए हैं। तो प्योरली कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव है जो मार्केट्स को काफी पसंद आ गया। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा पे खबर। और अनिल जी एक और खबर है इनकी, और वो ये है इनकी सब्सिडरी टैरो को लेकर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ इन्होंने एक पुराना मामला सेटल किया है। 2020 का मामला है सर, 1 साल पुराना मामला है और ये कुछ प्रोविजंस किए गए थे। एक्चुअली 1 साल पहले सेटलमेंट की बात शुरू हो गई थी। मामला अगर आप देखें तो 7-8 साल पुराना है, पर कुछ टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट थे कुछ पुराने मामले को लेकर, जिसके लिए ऑलरेडी कंपनी ने कुछ प्रोविजंस कर लिए थे और उसके बाद एक वन टाइम सेटलमेंट हो गया है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ। तो ये एक वन टाइम सेटलमेंट पे करने के बाद ये जो पुराना मामला होगा ये भी पूरा सेटल हो जाएगा और इससे थोड़ा एक टैक्स क्रेडिट भी इनको मिलना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये भी एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है कि ये जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ टैरो का मामला इन्होंने सेटल किया है उसका इन्हें डायरेक्ट फायदा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ प्रोविजंस हो गए थे और पूरा मामला सुलझाने के बाद कुछ इन्हें टैक्स के भी फायदे आते हुए दिखेंगे सर। तो एक और पॉजिटिव फैक्टर जो सन फार्मा के फेवर में इस समय आते हुए दिख रहा है अनिल जी। एग्जैक्टली ये एक बड़ी खबर है जो सन फार्मा के लिए आती हुई दिख रही है। सन फार्मा ने की जो सब्सिडरी कंपनी है टेरो ने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वहाँ के कानून मंत्रालय के साथ अपना एक पुराना मामला जो चल रहा था उस मामले को सुलझा दिया है। ये एक बड़ा खबर है। तो एक रिस्क, एक खतरा जो होता है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो दो बड़ी चीजें, शानदार ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और दूसरा शानदार रिजल्ट। तो दीप, दोनों ही सन के लिए अच्छा दिन है, एक सन फार्मा और दूसरा सन टीवी। कुणाल जी आप तो सन ही रिकमेंड किया कीजिए। सन फार्मा 2 दिन पहले रिकमेंड किया था, सन टीवी आज सुबह रिकमेंड किया था और ये है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक। और आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बनाएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी मैं सन फार्मा पे पहले तो व्यू देना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि कॉल आपका था आई थिंक कल था, बराबर है? मेरे हिसाब से आपका जो तीसरा टारगेट है उसको आप रिवाइज करके, हाँ जी जी अनिल जी आप कुछ बोल रहे हैं? ओके जी आपकी आवाज बीच में कट गई थी। वागिल साहब तीसरा टारगेट 745 का आ चुका है, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। अब बताएं सर रिवाइज करके कहां तक ले जाना है, क्योंकि ये तो खबर बहुत बड़ी है। जो $1503 मिलियन का जो ये क्लेम था, ये तो बड़ा फायदे की बात हो जाएगी सन फार्मा के लिए। इन्हें अब राइट डाउन नहीं करना पड़ेगा, मतलब इसका नुकसान नहीं लेना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ टैरो का मामला सुलझा है। बताएं सर अब आपके रिवाइज टारगेट्स। अनिल जी मेरा ये स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट वीक होगा, मेरा 810 का टारगेट होगा। अभी ये देखिए, अभी ऑलरेडी इसमें मुंह आ चुकी है तो फ्रेश एंट्री करना अगर यहाँ पे करते हैं नीचे में आ सकता है, ऐड करिए। आप 720 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा 718 के लिए। 810 का मेरा अगले वीक का टारगेट होगा और मेरा डिस्क्लोजर मैं पहले ही दे चुका हूँ। मैंने ये 500 में लगभग 1 साल पहले लिया हुआ है, तो मैं कई बार बोल चुका हूँ मैं 1000 के नीचे 4 डिजिट के नीचे पहले इसको बेचने वाला नहीं। व्यू मेरा बरकरार है और ये अभी ऐसे आते रहेंगे। और आपने जो कल का मूव पकड़ा है वो परफेक्ट ट्रेडिंग मूव था।
मतलब रिजल्ट के पहले एक दिन कॉल देना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। और आपका एकदम बैंग ऑन जिसको बोलते हैं, तो आपका जो थर्ड टारगेट है उसको आप 800 कर दीजिए, 720 का स्टॉप लॉस। ओके, तो अनिल जी 3 टारगेट हिट हो गए। 745 का फाइनल टारगेट इस समय हिट होते हुए दिख रहा है सर। कल जो 704 पर आपने खरीदारी की राय दी थी, और अब वागले साहब कॉन्फिडेंस और बढ़ा रहे हैं। 800 के ऊपर का टारगेट वागले साहब की तरफ से आते हुए दिख रहा है। 810 का लेवल अब इस काउंटर पर जहां पर आपको रखनी है नजर। तो वागले साहब की तरफ से भी अब बाय कॉल सन फार्मा का, अनिल जी की तीनों टारगेट हिट। आप यहां पर अब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके और बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। वागले साहब, आप और कोई पिक भी दे रहे थे या सन फार्मा ही थी सर कॉल आपकी? दीपांशु, मेरे पास और एक पिक है मेरा अभी के लिए, आज के लिए, या मे बी आज और मंडे के लिए। स्टॉक है वोल्टास, जिसने अभी अभी बड़ा ब्रेकआउट दिया है। 106162 का भाव है। आपको 1048 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 1085, 1090 आपको मंडे के पहले सेशन में मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए वोल्टास पर खरीदारी की राय। सन फार्मा, वोल्टास, दो स्टॉक्स जो पसंद आ रहे हैं। वागले साहब को बेहद पॉजिटिव न्यूज आ रही है सन फार्मा के लिए, नतीजे हैं, और साथ ही एक पुराना मामला जो इनकी सब्सिडियरी टैरो है उसने सेटल कर दिया है। आइए देखते हैं सुमित जी को क्या पसंद है। बिगुल उनके लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, मुझे जो स्टॉक अभी पसंद है उसका भाव चल रहा है 88 रुपीज 40 पैसा। मेरे को ऐसा लग रहा है L&T फाइनेंस के अंदर यहाँ से एक बढ़िया और एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। L&T फाइनेंस में यहाँ पे खरीदारी करें, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है। स्टॉक जस्ट अभी मूव स्टार्ट कर रहा है। कल का और परसों का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। आफ्टर ए करेक्शन ऑफ 7 डेज स्टॉक ने एक रिबाउंड लिया है, और यहां से L&T फाइनेंस के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। आज स्टॉक 200 डीए में भी तोड़ रहा है डेली चार्ट के अंदर। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब यहां से ऊपर में 92 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 94 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। 85 के स्टॉप लॉस से L&T फाइनेंस के अंदर खरीदारी करें। 92 रुपए से लेकर 94 रुपए के टारगेट्स 2 से 3 दिन के अंदर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए भी यहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। L&T फाइनेंस का 90 वाला कॉल यहां पे CMB पे 3 रुपए पे खरीदारी करें, 2 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 4 रुपए से लेकर 5 रुपए तक के टारगेट L&T फाइनेंस के 90 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल्स में 92 रुपए से लेकर 94 रुपए तक के टारगेट 2 दिन या 3 दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा L&T फाइनेंस के अंदर। दमदार एक्शन के लिए तैयार है बाजार। आखिरी 1.5 घंटा एक्शन पैक्ड होने वाला है, क्योंकि मोमेंटम बढ़ते हुए दिख रहा है, और इस मोमेंटम में हमारे एक्सपर्ट से बैक टू बैक कॉल्स आ रही हैं। अब एक व्यू है विश्वेश जी का, उनके पास चलते हैं। विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर में जिस हिसाब से मूवमेंट आ रहा है, आईटी स्टॉक्स में आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखा जा रहा है, और जिसमें स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ HCL टेक की। मुझे लग रहा है इस पिछले 6 महीने का कंसोलिडेशन है। इनफैक्ट HCL टेक लास्ट टाइम ये लेवल पे जनवरी 21 में था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये लेवल निकल जाते हैं, 1040 के ऊपर क्लोज देता है, देन HCL टेक में काफी बड़ा ब्रेकआउट होगा। इन दैट सूरत आई थिंक HCL कैन गो टिल 1100 ऑल्सो। तो यहाँ पे काफी बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है। दीपांशु, खरीदने की राय होगी मौजूदा स्तरों पे 1025 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा, और यहाँ पे 1065 और 1100 के टारगेट होंगे HCL टेक पे। ओके, 1065 1100 के टारगेट से खरीदारी करें HCL टेक। बैंक निफ्टी भी पूरा सुधर कर अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है, और निफ्टी 15850 के ऊपर। आइए देखते हैं इस बीच और एक बढ़िया कॉल जो राकेश जी कुणाल जी दे रहे हैं। इनकी हाई कन्विक्शन पिक है। चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास। बताएं सर। देखिए दीपांशु, बहुत हाई कन्विक्शन पिक है। हमारी खरीदारी की राय है L&T पर। L&T में बिल्कुल अभी एक ब्रेकआउट आने की स्थिति बनती दिख रही है। ब्रेकआउट आने के बाद सभी इस पर खरीदारी की राय देंगे, लेकिन ब्रेकआउट आने से पहले ही मैं और राकेश जी एक खरीदारी की राय दे रहे हैं। जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार है। ओवर टू राकेश जी।
देखिए दीपांशु, एक तो हाई कन्विक्शन ब्रेकआउट है, ऑलरेडी इसके अंदर एक ऐतिहासिक ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। और अनिल जी, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ऐतिहासिक ब्रेकआउट क्या है। अगर आप रिकलेक्ट करें तो 2019 में जब बजट कैफे हुआ था, अब तो हो नहीं रहा है, तब सिद्धार्थ जी ने एलएनटी पे कॉल दिया था और आशु जी ऑब्जेक्ट कर रहे थे, तो उन 2019 के हाइस के ऊपर निकला है। 2018 2019 के हाइस के ऊपर निकलने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा से चलने के लिए तैयार है। और एलएनटी यहां से मिनिमम 150 से 200 रुपए का अपमूव देगा। इसको ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक नहीं मानना चाहिए। जिस तरीके से न्यू इकोनॉमी आरटी के स्टॉक्स भागते हैं, उस तरीके से ये भागेगा। तो 150 रुपए से 200 रुपीज की अपसाइड के लिए इस तरह से इस पे खरीदारी की राय है। 1590 1590 के नीचे की क्लोजिंग आए तो निकलना है। एज एलएनटी को बाय एंड होल्ड करें, काफी बड़ी री रेटिंग दिखाएगा ये। तो बंसल जी, टारगेट क्या निकल कर आएगा अगर 1625 के लेवल से देख रहे हैं तो? देखिए दीपांशु, 1800 रुपए, देखिए 150 से 200 रुपए बोला है, 1800 प्लस के टारगेट्स मान के चलने चाहिए एलएनटी के लिए। चलिए, तो एक राउंड फिगर दे दिया बंसल जी ने, 1800 का टारगेट है। एलएनटी पर रखिए नजर, जिस तरह से इनकी सब्सिडरीज की भी परफॉर्मेंस है। एलएनटी फाइनेंस पर अभी कॉल आई, इन्फोटेक टेक्नोलॉजी दोनों ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। एलएनटी पर भी अब एक बड़ी मूव का इंतजार है। इस बीच किरण जी को भी एक स्टॉक पसंद आ रहा है, तो उनके पास चलते हैं। किरण का कमाल। गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर। पहले तो डिस्क्लेमर कि ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है और एक 15-20 मिनट पहले ही दिया है। बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जो पिछले दो ढाई महीने का कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट है, और उसके साथ साथ एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं। तो मेरा मानना है कि 2017 के टॉप्स, 2020 के टॉप्स और अभी के टॉप्स, ये इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक जा रहा है। तो मेरा हाई कन्विक्शन ट्रेड रहेगा। बाय करना है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी 132 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 129 का, और आपको अगले हफ्ते ये स्टॉक लगभग 139.40 के लेवल्स टेस्ट करते नजर आ जाना चाहिए। ये बड़े मूव है एक हफ्ते के लिए। आज के लिए मुझे लगता है कि 135 के आसपास के टारगेट देखने को मिलेंगे, पर 135 पे बेचना नहीं अनिल जी। दीप, ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एक हफ्ते के हिसाब से रखना है, और डिलीवरी बेस्ड बाइंग करने की भी सलाह होगी, क्योंकि जो इतना बड़ा ब्रेकआउट है, अगर आप साल भर रखते हैं तो मेरा मानना है कि 200 के ऊपर के भाव देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म का नजरिया नहीं रखना चाहिए। हमने डिलीवरी बेस्ड बाइंग करने की सलाह दी है। हमारे टारगेट 200 के ऊपर के हैं एक साल के लिए। ओके, तो 200 के टारगेट्स एक साल के लिए, बट फिलहाल ट्रेड के लिए 135 140 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। इस बीच नतीजे, लंबी लिस्ट है आज और ऑलरेडी काफी सारे नतीजे आ रहे हैं। एबी फैशन, इस पर रखिए नजर, इसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। घाटा कम होकर आया है, पर घाटा आया है 408 347 करोड़ का आते हुए दिखा है। हमारा अनुमान 390 करोड़ के घाटे का था, तो अनुमान के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली घाटा और ज्यादा कम हुआ है, वो एक पॉजिटिव ही माना जाएगा। हम अनुमान लगा रहे थे आय का 670 करोड़ की, उसके सामने अगर आप आय देखें तो 774 करोड़ की आय भी आती हुई दिखी है। तो आय भी आपके लिए अनुमान से बेहतर है। मैं स्टैंड अलोन कंपैरिजन दे रहा हूं। अगर आप कंसोलिडेट कंपैरिजन देखें तो 812 करोड़ की आय आई है 323 करोड़ से बढ़कर, तो अनुमान से काफी बेहतर यहां पर आप आय का फिगर आते हुए दिख रहे हैं। और घाटा है अभी भी, बट घाटा कम हुआ है कंपैरिजन में देखें, और अनुमान से कम घाटा आया है। तो दोनों लिहाज से देखें तो पॉजिटिव ही है जहां तक एबी फैशन का सवाल है। एक बार जरा कुणाल जी से क्विक चार्ट चेक भी ले लेते हैं। कुणाल जी, नतीजे अनुमान से बेहतर, चार्ट्स पर राय दें सर। 2.5% ऊपर है स्टॉक। जबरदस्त चार्ट है दीपांशु, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अगर आज ये स्टॉक 232 के ऊपर टिक गया और उसके ऊपर क्लोज देने में सफल हो जाता है तो एक बड़ा वीकली ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है स्टॉक के लिए काफी अग्रेसिव टारगेट्स होने चाहिए, और जिस तरह का मोमेंटम यहां पर बनता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक बड़ी आसानी से 290-300 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो ब्रेकआउट आने पर बिल्कुल बाय करके चलें, और जो शॉर्ट टर्म टारगेट है स्टॉक के लिए वो 250 का होना चाहिए। 250 तक स्ट्रेट रन आना चाहिए। तो मेरी राय में खरीदारी करके चलें।
ओके, तो खरीदारी करके चलें, यह है आपके लिए एबी फैशन। नतीजे अनुमान से बेहतर, हालांकि अदर इनकम इस तिमाही कम होकर आई है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी मजबूत रही है इस कंपनी की। पर चलिए जल्दी से जान लेते हैं कौन से इवेंट्स पर है नजर और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। एक तो ब्रिटानिया यूपीएल निफ्टी स्पेस में नतीजों का इंतजार है। कई सारे नंबर्स वायदा बाजार में भी और निफ्टी में आ रहे हैं, लेकिन बीएचईएल, चोला इन्वेस्टमेंट, एक्साइड इंडस्ट्रीज, मैरिको, बंधन बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, पीआई इंडस्ट्रीज, ये नंबर्स अभी आने बाकी है। रोलेक्स रोल्ड रिंग्स का आईपीओ आज बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 880 to 900 पर शेयर है। 31 जुलाई यानी कल के दिन निफ्टी स्पेस में एनटीपीसी, वायदा बाजार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स पर फोकस रहेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पूंजी जुटाने पर भी विचार करेंगे और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट नतीजों के साथ फंड रेजिंग के भी प्लान्स, और कल इस पर बोर्ड बैठक होती दिखेगी। 1 अगस्त रविवार के दिन एक तो जुलाई ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा एटीएम इंटरचेंज फीस जो है 15 रुपए से ये बढ़कर 17 रुपए होती हुई दिखेगी। सोमवार 2 अगस्त के दिन निफ्टी स्पेस में एचडीएफसी और वायदा बाजार में पीएनबी, आरबीएल बैंक के नंबर्स आते दिखेंगे और साथ ही श्री रेणुका शुगर्स नतीजों के साथ क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने को लेकर ये बोर्ड बैठक करेंगे। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम नतीजे। बहुत ही लंबी लिस्ट है, आज भी बहुत ही लंबी लिस्ट है। इससे पहले कि कुछ और नतीजों के बारे में जाने जो आ चुके हैं, अनिल जी ने एक स्टॉक आइडेंटिफाई करा है, उनके पास चलते हैं आज के कल के 2000 के लिए। दीप तेज दौड़ लगाने को तैयार है स्पार्क सन फार्मा एडवांस रिसर्च, और जो खबर सन फार्मा के लिए आई है इस वक्त, और डीओजी के साथ इन्होंने जो टेरो का सेटलमेंट किया, वो सन फार्मा एडवांस रिसर्च जो इनकी सब्सिडी कंपनी, उसके लिए भी बहुत बहुत अच्छी खबर है। और इससे पहले कि कहीं सुमित जी के रडार पर आ जाए, ये सैटेलाइट बना के छोड़ दे, मैंने कहा जल्दी से स्टॉक सी न्यूज के पहले इसको बता दिया जाए। मुझे लगता है ये स्टॉक भी 1 से 2 दिनों के लिए बहुत तेज दौड़ लगाने को तैयार है। 270 पहला छोटा सा टारगेट इंट्राडे का, उसके बेहद करीब है 285 और बीच में एक 280, 3 टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करें। 270, 280, 285, 270 के आसपास पहुंच चुका है, इसे छोड़ दें। 280 और 285 के 2 टारगेट रखें अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से। सन फार्मा एडवांस रिसर्च, जो खबरें आई और जो रिजल्ट आए पूरे ग्रुप के दोनों ही स्टॉक्स की पूरी तरह से री रेटिंग कर देंगे। सन फार्मा भी आप देखिए नतीजों के बाद भी कहीं रुकने, थमने और थकने का नाम नहीं ले रहा है। वैसा ही रुझान आपको स्पार्क में भी देखने को मिलेगा। तो एक बार जरा स्पार्क के चार्ट्स के बारे में, टारगेट्स के बारे में मैंने तो अंदाज से दिए हैं, क्योंकि स्टॉक जिस तरह से दौड़ लगा रहा है, भागने को तैयार है, तो मैंने सोचा मैं एक बार अंदाज से पहले दे देता हूं। सुमित जी एक बार जरा आप बताएं क्या लेवल्स, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट रखने चाहिए? अनिल जी, स्पार्क में अपसाइड स्पार्क देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है और सन फार्मा के पीछे पीछे इसको चलना ही है। तो मेरे ख्याल से स्पार्क में पोजीशंस बनाएं और होल्ड करें। अगले हफ्ते के अंदर स्टॉक के अंदर ऊपर में 290 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। जिस तरह का ब्रेकआउट है, ये 300 का लेवल भी पार करेगा, तो पोजीशंस होल्ड करें। कोई भी छोटा मोटा डिप आता है तो खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर जो नीचे में अभी चार्ट्स पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो करीब करीब 250 के या 255 के आसपास बनेगा, तो वो स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 290, 300 ये लेवल जल्दी देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए स्पार्क सन फार्मा एडवांस। नजर रखिए, ये भी तेजी के लिए तैयार है। और सन फार्मा पर एक बार नजर डाल लीजिए, 763 का लेवल इस पर आपको आते हुए दिख रहा है। सारे टारगेट्स हिट और उसके भी ऊपर जाते हुए दिख रहा है। शायद वायदा कारोबार के 10% के सर्किट का लेवल भी आ सकता है। ऑलरेडी 8% की तेजी आप नतीजों के बाद इस पर स्पाइक आ रहे हैं। पर आइए एक बार वरुण से भी जान लेते हैं कुछ नतीजे जो ऑलरेडी आ चुके हैं और आज के खबरों वाले शेयर्स भी। वरुण बताइए। दीप, सबसे पहले तो हमने जो आपको फर्टिलाइजर को लेके खबर दी कि रॉयटर्स के हवाले से खबर आई कि चीन ने जो फर्टिलाइजर है उसके एक्सपोर्ट्स पे रोक लगाई है। इसके बाद जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स है वहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने मिली। सेल के लिए खबर आई कि कंपनी प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकती है। 1000 प्रति टन तक दाम जो है वो 1 अगस्त से बढ़ा सकती है कंपनी। M&M ब्राज़ील की इस कंपनी ने ब्राज़ीलियन सब्सिडरी ने नॉर्डिकॉन ग्रुप के साथ एक करार किया है। ECU की ग्लोबल हिस्सेदारी खरीदने के लिए करार किया गया है। $2.8 करोड़ में हिस्सा खरीदने के लिए करार किया गया है। वेदांता मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी दी है और टुटिकोरिन प्लांट में मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन जारी रखने के लिए अर्जी दी गई है। वहीं कैडिला इस कंपनी को जाइडस को US FDA से एक दवाई के लिए इंजेक्शन है बेसिक लेग, जिसके लिए अप्रूवल मिला है।
ल्यूपिन ने सदर्न क्रॉस फार्मा नाम की एक कंपनी है उसमें हिस्सेदारी खरीदी है। नतीजे फटाफट आपको बता देता हूँ। आईओसी नतीजे अनुमान से बेहतर है, 5,940 करोड़ का मुनाफा आया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो मुनाफा है थोड़ा घटा है, 220 करोड़ से घटकर 209 करोड़। एनआईटी कंसोलिडेटेड मुनाफा 29 करोड़ से बढ़ के 51.4 करोड़। डॉक्टर लाल मुनाफा 131 करोड़ पे आया है, 92 करोड़ का अनुमान लगा के बैठे थे हम। एलटी फूड्स कंपनी का मुनाफा 83 करोड़ से घट के 76 करोड़ पे आया है, मार्जिन भी घटे हैं। व्हील्स इंडिया घाटे से मुनाफे में आई है। मुनाफा जो है वो करीब 9.5 करोड़ का है, 45 करोड़ के घाटे के मुकाबले। वहीं सतलज टेक्सटाइल घाटे से मुनाफे में आई है, 38 करोड़ के घाटे के मुकाबले 20 करोड़ का मुनाफा है। असाई इंडिया ग्लास घाटे से मुनाफे में आई है, 64 करोड़ के घाटे के मुकाबले 35 करोड़ का मुनाफा है। और एक ब्लॉक डील एमएनएम फाइनेंस में 10 लाख शेयर्स की 150 के भाव पे हुई है। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम खबरों वाले शेयर। लेकिन खबर है एक और जोरदार, और वो हमारे संवाददाता एकता सूरी के पास है, और खबर जुड़ी हुई किसी कंपनी से बड़ी। आइए जानते हैं क्या है खबर और क्या है एक्सक्लूसिव जानकारी एकता के पास। एकता, बताइए क्या है एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? जी बिल्कुल अनिल जी, जो खबर है ये कि बीएमसी डॉक्टर रेड्डीज के साथ करार करने वाली थी स्पुतनिक के वायल्स के लिए, लेकिन 1 करोड़ वायल्स चाहिए थी बीएमसी को, और इसके लिए पहले एक बार टेंडर भी फ्लोट हो चुका था, लेकिन क्योंकि टेंडर में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो डायरेक्टली कंपनी से जुड़े हुए नहीं थे, इस वजह से ये टेंडर रद्द कर दिया गया। फिर बीएमसी ने डायरेक्टली संपर्क साधा डॉक्टर रेड्डीज के साथ स्पुतनिक के वायल्स के लिए। 1 करोड़ वायल्स की जरूरत थी, लेकिन जिस तरह से बातचीत चल रही थी, टेस्टिंग के लिए ही अभी 30 से 40 लाख वायल्स का 1 करोड़ डोजेस चाहिए थे। 30 से 40 लाख वायल्स के लिए बात चल रही थी और ये ऑर्डर भी डालने वाले थे बीएमसी, लेकिन क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा था कि कितना नंबर वो डिलीवर कर सकते हैं, कितनी देर में वो डिलीवर कर सकते हैं, इस वजह से बीएमसी ने ये फैसला रद्द कर दिया कि डॉक्टर रेड्डी से स्पुतनिक की डोजेस लेनी चाहिए मुंबईकर के लिए, जिस वजह से ये जो एक बड़ा ऑर्डर जा सकता था डॉक्टर रेड्डीज के पास, वो बीएमसी की तरफ से नहीं गया, क्योंकि कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा था डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से। हालांकि पहले कंपनी ने ये भी कह दिया था कि वो डॉक्टर रेड्डीज ने बीएमसी को एक तरह से आश्वासन दिया था कि वो एक कोल्ड स्टोरेज भी देंगे स्पुतनिक की डोजेस रखने के लिए, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज कोवैक्सिन या कोविशील्ड से अलग होता है। इस वजह से ये भी करार में आ चुका था कि हम आपको कैसे ये वैक्सीन स्टोर करनी है उसके लिए कोल्ड स्टोरेज देंगे। लेकिन उसके बाद कितना ही फॉलो अप किया बीएमसी ने, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था कि कब तक वैक्सीन डिलीवर हो सकती है, कितना नंबर वो डिलीवर हो सकते हैं, इसलिए बीएमसी ने पूरा इरादा रद्द कर दिया। उसके बाद सरकार ने भी अपनी वैक्सीन पॉलिसी बदल ली, इस वजह से अब ये जो पूरा करार है, ये जो ऑर्डर जा सकता डॉक्टर रेड्डीज के पास बीएमसी की तरफ से, वो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि एक तरह से पूरा फैसला रद्द हो चुका है। और अब बीएमसी सरकार पर ही आश्वासित है कि कब उन्हें कोवैक्सीन या कोविशील्ड की डोजेज आएंगी और मुंबईकर्स को लगती रहेंगी। बीएमसी ने ये फैसला इसलिए भी लिया था क्योंकि एक तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव जो थी वो उसे तेजी से करना चाह रहे थे, क्योंकि जुलाई महीने में वैक्सीनेशन ड्राइव जून से लगभग 30% कम हुई है, उसे एक तरह से एक्सपेडाइट करने के लिए ये फैसला लिया था। लेकिन जब डॉक्टर रेड्डीज कोई जवाब ही नहीं दे पाया, इस वजह से ये जो करार है, ये जो फैसला है, टॉक्स पूरी तरह से रद्द हो गई। अनिल जी लेकर ये खबर, और बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि देश की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहां पर डॉक्टर रेड्डीज से स्पुतनिक खरीदने का मन बना रही थी, वो डील खत्म हो चुकी है। खराब खबरें खत्म ही नहीं हो रही डॉक्टर रेड्डीज के लिए। रिजल्ट के साथ जो शुरुआत हुई है, आज ऐसा लगा कि थोड़ी रिकवरी का दिन थोड़ा सा मजबूत होना शुरू, स्टॉक हुआ ही था, रिकवरी बड़ा गिर के और वापस से एक खबर खराब आती हुई दिख रही। तो स्पुतनिक के साथ अब बीएमसी डील नहीं करने जा रही है। जाहिर सी बात है कि स्पुतनिक के साथ डील होती तो डॉक्टर रेड्डीज को होता बड़ा फायदा। डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट्स पर गहरी पकड़ रखने वाले हमारे वागले साहब। वागले साहब, बताएं, उछाल में बिकवाली का मौका है क्या? क्या और नीचे जाने की संभावना है? आज मजबूत खुला है, लेकिन वापस से खराब खबरें और स्टॉक ही नीचे। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज। थोड़ी नेगेटिव खबर आ रही है, और विश्वेश जी, हमने देखा भी है इस हफ्ते नतीजों के बाद स्टॉक एक दिन 11% फिसला, फिर उसके बाद अगले दिन भी 2-3% नीचे था। आज जो थोड़ा बाउंस बैक आया है उस पर फिर से नेगेटिव खबर का हम असर भी आते हुए देख रहे हैं। क्या व्यू है सर डॉक्टर रेड्डीज का इन लेवल्स पे? मेरा ऐसा मानना है कि 5400 पे काफी लॉन्ग स्टक है, वहां पे एक ब्रेकआउट भी हुआ था, लेकिन वो जो लोग स्टक है उनकी वजह से मुझे लगता है सप्लाई काफी हैवी रहनी चाहिए। इमीडिएटली जो अगला सपोर्ट है दीपांशु, वो 4200 के आसपास है, तो यहाँ से भी और 500 रुपए की बिकवाली हो सकती है। मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर वीक है, वॉल्यूम से नीचे आया है। अगर स्टॉक जब तक 4900 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बुलिश स्टांस बनाना चाहिए।
बिल्कुल, तो बुलिश स्टांस तो बनाना नहीं चाहिए और आप थोड़ा नेगेटिव खबर भी आते हुए देख रहे हैं। एक बार जरा इस पे व्यू अविनाश जी का भी ले लें, क्योंकि अविनाश जी परेशानी भी यही बनी हुई है। स्पुतनिक की इन्हें अप्रूवल तो कब से मिल गया है और पहले कुछ 25 करोड़ डोजेस के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स भी इनके पास थे, पर वैसा सप्लाई नहीं आ पा रहा है कंपनी की तरफ से और अब ये एक बड़ा टेंडर बीएमसी की तरफ से भी रद्द होते हुए दिख रहा है। कैसे समझे डॉक्टर रेड्डीज को? जो बाकी परेशानी है वो तो है, पर ये भी एक नेगेटिव फैक्टर आते हुए दिख रहा है सर। दीपांशु, बिल्कुल। इनफैक्ट ये बीएमसी का जो न्यूज़ फ्लो आया है ये डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज है, क्योंकि नतीजे तो वैसे भी खराब थे और ये स्पुतनिक वैक्सीन पे मार्केट ने काफ़ी बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि पॉसिबली दूसरी तिमाही में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट इम्पैक्ट बॉटम लाइन पे आएगा। मेरे ख्याल से ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी बीएमसी की, जो अभी शायद इन द नियर टर्म नहीं आएगी। और जब तक स्पुतनिक वैक्सीन का सप्लाई शुरू नहीं होता तब तक मार्केट्स में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी रीरेटिंग स्टॉक को इन द वेरी नियर टर्म रखेंगे। मेरे ख्याल से फ्रेश खरीदारी तो अभी ना करें। थोड़ी सी मुझे लगता हूँ कि शेयर प्राइस में कमजोरी जरूर आ सकती है, क्योंकि इसका अर्निंग्स इम्पैक्ट वापस एनालिस्ट रिवर्क करेंगे और इससे डेफिनेटली इन द नियर टर्म थोड़ा सा कंपनी को नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट होल्ड करें, लेकिन फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं है। बिल्कुल, फ्रेश तो खरीदारी नहीं करनी है और विश्वेश जी भी कह रहे हैं टेक्निकली भी काफ़ी सप्लाई आता रहेगा जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा। तो फिलहाल दबाव आपको डॉक्टर रेड्डीज पर आते हुए दिख रहा है। जी बिजनेस की खबर का इंपैक्ट स्टॉक अब गिरते हुए आपको इस समय दिख रहा है। पर आइए देखते हैं सुमित जी ने क्या आइडेंटिफाई करा है इस समय बाजार में। बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, अगले हफ्ते के लिए जो स्टॉक अभी रडार पे आया है बाय करने के लिए, वो इस बार दिग्गज स्टॉक है। स्टॉक का भाव चल रहा है 2460, 2458, 2460। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर मेरे को लग रहा है मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। स्टॉक ने एक साइडवेज मूव दिखाया है, छोटा सा करेक्शन दिखाया है, लेकिन आज स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। और जिस तरह से बैंकिंग में और निफ्टी में मूव आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि अगला हफ्ता बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स का होगा। तो मेरे को लगता है कि एचडीएफसी में यहाँ पे खरीदारी करे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेवल्स बहुत बढ़िया बैठ रहे हैं। 2410 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। 2410 ऊपर में मेरे को लग रहा है 2520 का पहला टारगेट होगा, जो कि अगले हफ्ते में देखने को मिलेगा। और 2520 का लेवल टूटने पे 2550 रुपए तक का मूव एचडीएफसी में इस बारी देखने को मिल सकता है। यानी प्रेजेंट लेवल से 100 रुपए की ऊपर की मूव की देखने की मेरे को एक्सपेक्टेशन है अगले हफ्ते तक। तो इस स्टॉक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 2410 के स्टॉप लॉस से। ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 2500 वाला कॉल अभी 41 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 2500 का कॉल, इसको खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 30 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। 55 रुपया और 70 रुपया, ये दो टारगेट ऊपर में 2500 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। और स्पॉट लेवल के हिसाब से 2520 और 2550, ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें अगले हफ्ते के लिए एचडीएफसी। 70 के टारगेट्स के लिए 2500 का कॉल खरीद सकते हैं या फिर 2520, 2550 के टारगेट के लिए एचडीएफसी लिमिटेड को खरीदे। मंडे को आने वाले हैं इसके नतीजे और नतीजों से पहले थोड़ा एक्शन एचडीएफसी लिमिटेड में बनते हुए दिख रहा है। आइए 2:30 बज गए हैं, समय है स्वागत करने का सेठी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सेठी साहब। और पिछले 2-3 दिनों के सुस्त माहौल में भी आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, हर बार बढ़िया बाय कॉल्स लेकर आए हैं। आज बताएं सर, दोनों कैश मार्केट से हैं या फिर एक एफएनओ एक कैश? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। नहीं, आज भी दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करनी है। और बिफोर मैं वो दूं, सुबह के जो पिक्स है उसमें तो कमाल ही हो गया दीपांशु। आज सुबह मैंने सन फार्मा मैंने भी रिकमेंड करा था और कल अनिल जी ने भी दोपहर को रिकमेंड करा था 690 के लेवल पे। आज वो 10% एफएनओ वाला स्टॉक 10% ऊपर है, कमाल हो गया उसमें। बिल्कुल शानदार मूव आया। कोई नया टारगेट सन फार्मा पर सेठी साहब? नहीं, जो तरह की खबरें और जिस तरह के नतीजे आए हैं, मुझे लगता है जिन्होंने एक ट्रेडिंग के लिए लिया उनका तो अपना कॉल है, बट बाकी जिनका थोड़ा भी मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड आने को लग रहे हैं। मुझे लगता है ये ग्रेजुअली अगस्त सीरीज में 800, 850 तक के लेवल स्टॉक दिखा सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा। नजर रखिए, जबरदस्त एक्शन। बागले साहब भी 800 प्लस के अब टारगेट्स की बात कर रहे हैं। सीटी साहब बताएं आज के लिए कौन से स्टॉक्स लेकर आए सर? दीपांशु, जो आज का पहला स्टॉक है वो एक टेक्सटाइल कंपनी है। स्टॉक का नाम है मोंटे कार्लो फैशन, जो कि अभी 377 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक दमदार टेक्सटाइल कंपनी है जो कि
ब्रांडेड वुलन गारमेंट्स इस सेगमेंट की तो मार्केट लीडर है, 50% से ज्यादा का भारत में इसका मार्केट शेयर है। और इसके अलावा ये बाकी भी जो गारमेंट ब्रांडेड गारमेंट्स के सेगमेंट में शर्ट्स है, ट्राउजर्स, बर्मुडाज, शॉर्ट्स, ट्रैक शूट्स सब बनाती है। बहुत ही जबरदस्त एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और ये पूरा जो सेक्टर है अपने टेक्सटाइल का वो पूरा फोकस में है, बिकॉज एक तो दुनिया भर में चाइना +1 की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट हो रही है, उसका फायदा होना, और दूसरा हाल ही में ये जो खबरें आई कि यूरोप में उन्होंने पाकिस्तान को जो एक प्रेफर्ड स्टेटस दे के रखा था वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका भी एक फायदा भारतीय टेक्सटाइल कंपनीज को होना है। तो एक दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 68.2% की हिस्सेदारी, और पिछले 2 क्वार्टर में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 73.2% कर ली है पिछले 2 क्वार्टर में। और बाकी फंडामेंटल्स अच्छे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% है, डेट इक्विटी रेशियो नेग्लिजिबल है 0.05। इस स्टॉक को खरीदने की सलाह है और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 400 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 375 रुपए का। ओके, एक और टेक्सटाइल स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर, और यूजुअली विंटर स्टॉक माना जाता है बट उसकी स्टॉकिंग अभी से ही शुरू हो जाती है, तो नजर रखें मोंटे कार्लो पर। दूसरी कॉल सिटी साहब। दूसरा स्टॉक भी दीपांशु एक दमदार स्टॉक है, कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस, जो कि अभी 760 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। एक भारत में की प्लेयर है बेवरेज इंडस्ट्री में, ये पेप्सी के लिए बोटलिंग का काम करती है कंपनी। दुनिया की 2nd लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है फॉर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक आउटसाइड ऑफ यूएस। बाकी पेप्सी के जितने ब्रांड्स है, मतलब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के ब्रांड्स तो है ही है, इसके अलावा भी जो जूसेस है जैसे ट्रोपिकाना जूसेस, फिर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, एक्वाफिना, वो सब ये बनाती है। और भारत में पेप्सी का जो वॉल्यूम है उसका 80% वॉल्यूम इस कंपनी के पास ही है। और इसके अलावा इस कंपनी के पास नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन 5 देशों के लिए भी फ्रेंचाइजी है ये पेप्सी की। और मार्च क्वार्टर के नतीजे देखेंगे, बेहद ही दमदार थे। पैट आया 136 करोड़ का, जो कि पिछले साल मार्च क्वार्टर में सिर्फ 60 करोड़ का था। अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, डेट भी रीजनेबल 0.76 का डेट इक्विटी रेशियो है। पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 26% का। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 790 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 740 रुपए। ओके, तो 790 के टारगेट के लिए खरीदारी करें वरुण बेवरेजेस, और मोंटे कार्लो 400 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिटी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन पिक्स देने के लिए। 2 कैश कॉल सिटी साहब की तरफ से। पर आइए अब चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं इस समय मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, मैं आपके पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए आता हूं सर, उससे पहले 1 मिनट दीजिए क्योंकि मैरिको के नंबर्स अभी अभी आते हुए दिखे हैं। कुणाल जी, आप तब तक चार्ट भी अपनी पुलअप कीजिए, एक बार क्विक व्यू डाल लेते हैं। जहां तक मैरिको का सवाल है, एफएमसीजी के अब तक तो खैर ठीक ठाक ही नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। मैरिको का मुनाफा 360 करोड़ का है और एग्जैक्टली अनुमान मुताबिक आते हुए दिखा है, क्योंकि हमने भी अनुमान लगाया था 360 करोड़ का ही। 388 करोड़ से घटकर 360 करोड़ का ये मुनाफा आते हुए दिख रहा है जहां तक मैरिको का सवाल है। तो ये आपके लिए पहला नंबर, जहां तक मैरिको के नंबर्स पर आपको रखनी है नजर। आय हम अनुमान लगा रहे हैं कि यहां पर बढ़कर आएगी, 30% आय बढ़कर 2500 करोड़ के आय का हमने अनुमान लगाया हुआ है। बेस क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल गेन था 64 करोड़ का, तो वहां पर अगर आप एडजस्टमेंट करें तो फिर ठीक ठाक नंबर है, पर ये बेस क्वार्टर की एडजस्टमेंट है, इसलिए बेस क्वार्टर में आपने एक बड़ा मुनाफे का फिगर देखा था। बट जो अनुमान लगाया था बाजार ने 360 करोड़ का, एग्जैक्टली उसी फिगर का आपको मुनाफा आते हुए दिख रहा है मैरिको में। कुणाल जी, जरा चार्ट देखकर बताएं क्या व्यू है मैरिको के चार्ट पर सर। देखिए, चार्ट बहुत जबरदस्त है दीपांशु। ये स्टॉक दबे पांव चलने वाला स्टॉक है, बाजार का ध्यान इस पर नहीं रहता है, धीरे धीरे करके बढ़ता है। और मुझे लगता है कि आज भी नतीजों के बाद तुरंत कोई खरीदारी की राय नहीं है। मेरी राय में थोड़ा ठंडा होने दें, ये स्टॉक आपको नीचे के लेवल्स पर मिल जाएगा, वहां पर बाय करें, इसको थोड़ा सा समय दें और ये आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देगा। तो मुझे लगता है जिनके पास है बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस अब जो है, अगर आपकी शॉर्ट टर्म की पोजीशन है 530 रुपए पर रख लें। मुझे स्टॉक 560-65 तक जाता हुआ दिख रहा है।
ओके 560-65 तक ये जाते हुए दिख सकता है। 2525 करोड़ की यहाँ पर आय भी आपको आती हुई दिख रही है, तो अनुमान 2500 करोड़ का था, तो एकदम उसी के मुताबिक आप यहाँ पर आय का आंकड़ा आते हुए देख रहे हैं। मैरिको के ये फिगर्स आपके लिए देखना पड़ेगा। थोड़ी देर में आपके लिए वॉल्यूम ग्रोथ का फिगर हम निकालेंगे और किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ रही है वो इंपॉर्टेंट है। 19% का अनुमान हम लगा रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ का। अगर आप साल दर साल देखें तो ऑफकोर्स पिछले साल कम बेस की वजह से नेगेटिव 14% थी, तो वहां से बढ़कर पॉजिटिव 19%, बट तिमाही दर तिमाही 25% से गिरकर 19% की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है। थोड़ी देर में आपको उसका भी अपडेट देते हैं। पर आइए अनिल जी से अब जान लेते हैं बाजार पर क्या व्यू बनाना है। अनिल जी, डाउ में थोड़ी सुस्ती है सर, 100 पॉइंट्स नीचे है। सुबह से ही जो सुस्ती दिखा रहा था वही एक्शन आपको दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में ज्यादा सुस्ती है, बट सुबह से ही जो 1-1.25% की गिरावट ही वैसा ही ट्रेंड दिख रहा है। आज अमेजॉन के नतीजों पर रिएक्शन आएगा और वीक रिएक्शन का अनुमान है। यूरोप में भी थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई है, ऐसी भारी गिरावट नहीं है सर, बट आधे % की सुस्ती यूरोप में भी दिख रही है। और एशिया में भी आज हमने कमजोरी देखी, हांगकांग 1.5% और जापान भी 1.5% नीचे बंद हुआ। क्या करना चाहिए सर? देखिए दीप, वैसे तो क्लोजिंग अच्छी हो रही है, 15,800 के ऊपर की क्लोजिंग ठीक है और बैंक निफ्टी भी सुस्त है। मेरे ख्याल से हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, अदरवाइज शायद थोड़ी और बेहतर तेजी बन सकती थी। ओवरऑल देखिए, पहली चीज तो है कि अगस्त सीरीज की शुरुआत में हम बड़े हल्के ओपन इंटरेस्ट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बाजार हल्के, पुट कॉल रेशियो भी 1.20 के आसपास डेफिनेटली लोअर साइड पर है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि हल्के बाजार में शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी का सहारा है ही, और वही आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन आपके सामने है ही, कहीं कोई चिंता की बात वहां पर है नहीं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से आपकी तेजी की पोजीशन है उसमें बने रहें। 15,700 का या 15,600 का एक पुट ऑप्शन खरीदकर आप हेजिंग कर सकते हैं, और चाहें तो 16,000 के कॉल ऑप्शंस बेच भी सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। निफ्टी में तेजी करने का इरादा ज्यादा है। बैंक निफ्टी में हम पहले से कह ही रहे हैं कि थोड़ा सा अभी भी वक्त लगेगा, शायद एक आध दिन और बैंक निफ्टी लगाए, या फिर एसबीआई वगैरह के नतीजे देखने के बाद बैंक निफ्टी डिसाइड करे कि और तेजी करनी है या नहीं करनी। लेकिन निफ्टी में क्लियर कट है इंडिकेशन। और जहां तक आज के बचे हुए 1 घंटे का सवाल है, मैं आपको जल्दी से डेटा बता दूं कि किस तरह का एक्शन हो सकता है। पहली चीज दीप जो बढ़िया हुई है वो हम अभी 2:40 पर है। 3 बजे तक जो कि पूरी संभावना है, मुझे 3 बजे 3:05 तक 15,800 के ऊपर निफ्टी टिके रहना चाहिए। और ये जो 15,800 के ऊपर निफ्टी टिका रहा, तो फिर आज की क्लोजिंग आपको 15,850 15,875 की रेंज में मिल सकती है। तो यहां से लेकर क्लोजिंग तक पूरी संभावना इस बात की है कि बाजार और ऊपर जाए। ये डाउ फ्यूचर्स ही है जो और जाने से इनकार कर रहे हैं, अदरवाइज बाजार और तेजी से बढ़ जाए। तो अगर डाउ फ्यूचर थोड़ा भी कम हो जाए, अभी 100 पॉइंट नीचे समझिए, डाउ फ्यूचर 40-50 पॉइंट ही नीचे रह जाए, तो तुरंत निफ्टी बहुत तेज दौड़ लगाता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होगा वो मैं बता दूं। 15,800 के पुट और कॉल दोनों पर वीकली सीरीज जो अगले गुरुवार को खत्म होगी, दोनों में ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। 15,800 के पुट पर 69 लाख शेयर है, राउंड फिगर में 70 लाख शेयर लिख लीजिए, 51 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, ठीक है। 15,800 के कॉल्स पर 53 लाख शेयर हैं, 24 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो पहली चीज तो ये कि पुट राइटर बहुत स्ट्रांग खड़ा है 15,800 पर, वो नीचे जाने नहीं देगा। दूसरी चीज, जितनी स्ट्रेंथ उनकी उसी की आधी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आज 24 लाख शेयर ही कॉल्स में जुड़े हैं। तो कॉल राइटर्स बैकफुट पर है, उन्हें पता है कि 15,800 के ऊपर की क्लोजिंग हो रही है और मामला मेरा गड़बड़ है। तो वो अगर थोड़ा भी संकेत और आए तो वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे। तो मेरा ये समझना है 15,800 के नीचे आप क्लोज नहीं होंगे। और अगर थोड़ा भी डाउ फ्यूचर सुधर, हाँ अगर डाउ फ्यूचर्स खराब हो तो अलग बात है, अगर डाउ फ्यूचर थोड़ा भी सुधर गया तो 15,850 15,875 की रेंज में आज क्लोजिंग होने की तैयारी है। शॉर्ट कवरिंग 15,800 के नीचे जाने नहीं देगी, पुट राइटिंग 15,800 के नीचे जाने नहीं देगी, ये संकेत साफ आता दिखा। ये तो बात हुई निफ्टी की। 34,500 के नीचे बैंक निफ्टी जाएगा, इसकी संभावना भी कम है, 13 लाख शेयर वहां पर खड़े हैं। 34,700 800 कंजेशन जोन है, इसको पार करना भी मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो ऊपर में 34,800, नीचे में 34,500, इसी रेंज में बैंक निफ्टी टाइम पास करके खत्म कर देगा। मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है बैंक निफ्टी में आज के लिए। मुझे निफ्टी ही मजबूत दिख रहा है, ताकतवर, शक्तिशाली, बाहुबली, जो कहना चाहें आप कह दें, बहुत मजबूत नजर आ रहा है, बढ़िया पोजीशन बनती दिख रही है। 15,800 के ऊपर टिके रहना निफ्टी के लिए बहुत मजबूती के संकेत दे रहा है दीप। तो अच्छे संकेत हैं। और साथ ही इससे पहले हम आगे बढ़े, एक और संकेत देना चाहता हूं सन फार्मा को लेकर, क्योंकि सन फार्मा के हमारे सारे के सारे टारगेट हासिल हो चुके हैं और अब और ऊपर आता हुआ दिख रहा है, 10% ऊपर है, 770 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। ऑल टारगेट्स अचीव, साइन सील डिलीवर्ड, एंजॉय योर लाइफ। और चाहे तो अभी और होल्ड करें 800-810 रुपए के टारगेट के लिए, क्योंकि सोमवार को जब आप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखेंगे, एफआईज की तरफ से रिपोर्ट्स देखेंगे, बड़े अपग्रेड आने की पूरी संभावना सन फार्मा में बनेगी। ऐसे नतीजे
इतने शानदार नतीजे न सिर्फ सन फार्मा के, किसी भी और फार्मा कंपनी के लंबे समय में नहीं आए, एक्सेप्ट एक डिवीज के छोड़ दो, डिवीज के 2 क्वार्टर पहले इसी तरह के तोड़फोड़ नतीजे थे। तो बहुत ही तगड़े रिजल्ट है, ये पूरी तरह से सन फार्मा के टर्न अराउंड नतीजे हैं और इन नतीजों के दम पर एक्शन दिखेगा आगे। तो अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड करें, ट्रेल करते चले, हड़बड़ी में जल्दबाजी में ना बेचे, ये आपके लिए। और 2 आप देख लीजिए आपको किसके साथ रहना है, 2 चार्ट एक साथ दिखा दीजिए, एक सन फार्मा का और दूसरा डॉक्टर रेड्डीज का। कहाँ एक और बेहद खराब नतीजे और खराब खबरें, और दूसरी ओर कहाँ एक बेहतरीन शानदार रिजल्ट और उसके बाद की दमदार परफॉर्मेंस। तो इससे आपको पता चलेगा सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज दोनों ही बिल्कुल अलग दिशा में, अलग तरीके से। तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो चर्निंग होगी, डॉक्टर रेड्डीज से निकलकर लोग सन फार्मा में जाने की कोशिश करेंगे इन दमदार नतीजों के बाद। आइए दमदार नतीजों के बाद वक्त है एक दमदार कॉल का, दमदार खबर का, माफ कीजिएगा। और ये खबर लेकर आ रहे हैं हमारे संवाददाता चेतन बुटानी, उस सेक्टर को लेकर जो है आज सुर्खियों में, एक्शन में, ऑटो सेक्टर। चेतन बताइए क्या है खबर। सर, ऑटो सेक्टर में डेफिनेटली काफी ज्यादा चर्चा चल रही है कि किस तरीके से रेगुलेशन नॉर्म्स भारत सरकार लेके आना चाहती है। अब जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज है वो ये है, हमको इस टाइम पे बता रहे हैं कि 3 अगस्त को केंद्रीय परिवहन मंत्री, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ऑटो सेक्टर के साथ एक बहुत बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि 2 से 3 अहम मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे जो ऑटो सेक्टर को काफी टाइम से इम्पैक्ट कर रहे थे और काफी टाइम से इश्यूज भी फेस कर रहा था ऑटो सेक्टर, जिसके चलते सबसे पहली बात जो हमको हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि नितिन गडकरी सबसे पहले जायजा लेंगे ऑटो सेक्टर के परफॉर्मेंस का, कि क्या क्या किस तरीके से सेल्स एंड किस तरीके से ऑटो सेक्टर ने कोविड में भी परफॉर्म करके अपनी सेल्स को शार्प किया है या वीक हुआ है। दूसरी चीज, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स की परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस देने की संभावना है। और जो 2 सबसे बड़े रेगुलेशंस आज की डेट में जो भारत सरकार और ऑटो इंडस्ट्री के बीच में बातचीत चल रही है और ऑटो इंडस्ट्री काफी टाइम से भारत सरकार से डिमांड कर रही है कि इसको डेफर किया जाए, वो है कैफे नॉर्म्स, जो जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। इसको डेफर करने के बाद ऑटो इंडस्ट्री ने किया है, उसका भी एक रिव्यू मीटिंग नितिन गडकरी इसमें डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली जो एक आखिरी मुद्दा रहेगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, वो है BS6 फेज 2 नॉर्म्स, जिसके चलते भारत सरकार जो डिसाइड करती है कि एमिशन नॉर्म्स, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से लाने चाहिए, उसका फेज 2 जो है उसको भी भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री का डिस्कस करने वाली है। लेकिन जो एक हाईलाइट रह सकती है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, वो ये है कि नितिन गडकरी ऑटो इंडस्ट्री को दोबारा ये बोलेंगे कि फ्लेक्स फ्यूल पे काम करा जाए और फ्लेक्स फ्यूल की व्हीकल्स हिंदुस्तानी मार्केट में आ जाए, ताकि उसको इथेनॉल और बाकी हाइड्रोजन जैसे व्हीकल्स पे भी चलाने का मौका मिल सके। अभी तो अपने दर्शकों को बता दूं कि कैफे 2 नॉर्म्स जो है, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स, ये नॉर्म्स जो है 2022 से लागू होने वाले हैं, और जो BS6 स्टेज 2 नॉर्म्स हैं वो अप्रैल 2023 से लागू होने वाले हैं। और ऑटो इंडस्ट्री चाहती है कि इन दोनों नॉर्म्स को 2024 तक डेफर कर दिया जाए। तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 अगस्त को जब मीटिंग होगी तो इन सब पे डिस्कशंस किया जाएगा, और आने वाले समय में ऑटो इंडस्ट्री को कुछ राहत मिलती है या नहीं मिलती, वो तो ऑफकोर्स देखने वाली बात रह जाएगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी खबरें ऑटो सेक्टर को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर आइए कुछ और एक्शन जो बाजार में बनते हुए दिख रहा है। नई सीरीज की शुरुआत है, और नई सीरीज की शुरुआत है तो आने वाली सीरीज का जो एक्शन है, किन इवेंट्स पर आपको रखनी है नज़र, कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दिशा पर इम्पैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, ये सीरीज तो आईपीओ वाली होगी, कई सारे आईपीओ खुलने वाले हैं और लिस्टिंग भी होती हुई दिखेगी। शुरुआत मैं कर रही हूँ 4 अगस्त से। इस दिन 3 आईपीओ खुलने जा रहे हैं। विंडग्लास बायोटेक का आईपीओ खुलेगा, प्राइस बैंड 448 to 460 पर शेयर। एक्सारो टाइल्स का आईपीओ खुलेगा और दिव्यानी इंटरनेशनल का 440 करोड़ का आईपीओ भी इस दिन खुलने जा रहा है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक इस दिन शुरू होगी। टाटा मोटर्स 4 अगस्त को नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है, तो इस पर भी नजर है। 6 अगस्त इवेंट स्पेसिफिक इवेंट हैवी दिन है। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी आती हुई दिखेगी, ब्याज दरों पर फैसला आएगा। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज की लिस्टिंग होने की संभावना है। अल-कार्गो लॉजिस्टिक्स वॉलेंट्री डीलिस्टिंग पर बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। वहीं विंडग्लास बायोटेक का आईपीओ इस दिन बंद हो जाएगा। एक्सारो टाइल्स का आईपीओ बंद होगा और दिव्यानी इंटरनेशनल का भी आईपीओ बंद हो जाएगा। एलआईसी पर फोकस रखिएगा, क्योंकि एलआईसी आईपीओ के लीगल एडवाइजर के लिए आवेदन सौंपने की आखिरी तारीख
देखिए होगी, तो आईपीओ को लेकर एक और स्टेप आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 7 अगस्त आईआरसीटीसी पर फोकस रखना होगा। लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस 7 अगस्त से चालू होने जा रही है। 9 अगस्त सिंगापुर और जापान के बाजार बंद हो गए और इस दिन रोलेक्स रिंग्स की लिस्टिंग होने की संभावना है। 12 अगस्त जून आईआईपी, जुलाई सीपीआई के डेटा आएंगे। 13 अगस्त संसद का मानसून सत्र खत्म होगा। तो 16 अगस्त को जुलाई डब्ल्यूपीआई के आंकड़े आएंगे और इस दिन दिव्यानी इंटरनेशनल की लिस्टिंग होने की संभावना है। 17 अगस्त विंडग्लास बायोटेक एक्सारो टाइल्स दोनों ही आईपीओज की लिस्टिंग होने की संभावना है और इसी दिन आरआईएनएल के स्ट्रैटेजिक सेल के लिए बिड करने की आखिरी तारीख होगी। 19 अगस्त के दिन मुहर्रम के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे और 26 अगस्त सीरीज की एक्सपायरी इस दिन होती हुई दिखेगी। बिल्कुल, तो एक और मिड मंथ हॉलिडे आपको मिलने वाली है 19 अगस्त को, बट ढेरों ट्रिगर्स हैं। ऑफ कोर्स आरबीआई पॉलिसी पर भी हमें रखनी है नजर, किस तरह से वहां पर एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा। आइए फिर कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आप रखिए फोकस, एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक स्टॉक पुल अप करिए, जेके टायर्स, इस पर अभी एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा था। सुमित जी जरा चार्ट देखें जेके टायर की, क्या चल रहा है सर इसमें? बिल्कुल आपने सही कहा, जेके टायर के अंदर एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। जेके टायर में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। 148 का भी भाव चल रहा है। मेरे को लग रहा है स्टॉक यहां से 150 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर स्टॉक के अंदर एक मूव देखने को मिलेगा 160 से 165 रुपए तक का। जेके टायर में जिन्होंने पोजीशंस बनाई है होल्ड करें। 150 के ऊपर 160 से 165 के लिए ये तैयार होगा। नीचे में इसका सपोर्ट बन रहा है 141 के आसपास, तो अब 141 का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। ओके, तो ये है आपके लिए जेके टायर्स। नजर रखिए इस काउंटर पर, एक्शन यहाँ पर आपको भरपूर बनते हुए दिख रहा है और अभी एक स्पाइक भी काउंटर पर आया है। जेके पेपर आज फिर से एक्शन में आने की कोशिश कर रहा है। इस हफ्ते आपने जबरदस्त तेजी इस काउंटर पर बनते हुए देखी है, पर एक स्टॉक जो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आपको इस समय दिखा रहा है, एसआरएफ, बड़ी तेजी इस पर आती हुई दिखी है। 10% ऊपर आज के ही दिन में आपको एसआरएफ आते हुए दिखा है। तो एसआरएफ, सन फार्मा दोनों 10% के करीब तेजी दिखा रहे हैं वायदा कारोबार में। अविनाश जी क्या चल रहा है सर एसआरएफ में इतनी बड़ी तेजी आज के दिन? कोई स्पेसिफिक वजह सर? और लाइफ हाई पर है क्या? इन लेवल्स पर भी स्टॉक पर इन्वेस्ट करना सेंस मेक करता है सर? मुझे लग रहा है कि आई थिंक दीपांशु, आई थिंक मार्केट्स को उम्मीद है कि Q2 के नंबर्स Q1 से काफ़ी अच्छे आएंगे और मुझे लग रहा है कि दोनों बिजनेसेस, जैसे कि इनका जो कूलेंट बिजनेस है, टायर कॉर्ड बिजनेस है, केमिकल बिजनेस है, यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड की पॉसिबिलिटी है। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स उम्मीद लगा रही है कि अर्निंग्स ग्रोथ और भी अच्छी आएगी और डेफिनेटली मैं समझता हूं कि इवन अगर करंट लेवल्स पे किसी को खरीदना है और लंबी अवधि के लिए एक्यूमुलेट करना है तो ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक रहेगा। हालांकि इनका बिजनेस कमोडिटी बिजनेस है, लेकिन अभी जो साइकिल चल रहा है तीनों ही डिविजन्स के लिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड हो सकती है। तो क्लियरली मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि ये नंबर्स अर्निंग्स के और भी अच्छे आएंगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर में काफी सिग्निफिकेंट तेजी है। ओके, तो ये है आपके लिए एसआरएफ। इस बीच वॉल्यूम ग्रोथ आ गई आपके सामने। मैरिको की 21% की वॉल्यूम ग्रोथ है, -14% के सामने हमने अनुमान लगाया था 19% की ग्रोथ। अनुमान से मजबूत है, 21% की ग्रोथ है और तिमाही दर तिमाही देखें तो 25% से गिरकर 21% की आई है। पर चलते हैं अनिल जी के पास, उन्होंने कुछ नया आइडेंटिफाई करा है इस समय बाजार के एक्शन में। बिगुल कल के 2000। दीप, बिकवाली करने की राय है और बिकवाली करनी है भेल में। इसीलिए मैंने स्टॉक पहले डाला नहीं तो जनरली ऐसा होता है कि लोगों को ये लगता है कि मतलब स्टॉक का नाम देखते ऐसा लगता है कि खरीदने ही तेजी का मार्केट है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले बोल दूं, उसके बाद भेल आए। भेल 60 रुपये के आसपास, 61 रुपये के आसपास है, यहाँ शॉर्ट करने की राय है। रिजल्ट्स आने वाले हैं भेल के भी और 2 वजह से हमें लगता है कि रिजल्ट्स खराब आने चाहिए। पहले तो ये कि ये थोड़ा जो वापस से सेकंड वेव आई और उसका जो खतरा रहा लॉकडाउन वगैरह का, उसमें कामकाज कम हुआ, वो तो एक बात हो गई। लेकिन दूसरा कारण जिसकी वजह से भेल के रिजल्ट्स खराब आएंगे वो है ना, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देखिए सारे जितने रॉ मटेरियल है कैपिटल गुड्स की कंपनी वालों के लिए, उनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ी है ना। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो बढ़ी है, इससे मार्जिन मेंटेन करना मुश्किल होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो इस लिहाज से हमें लगता है कि भेल, और वैसे भी थोड़ा सा आउट ऑफ फ्लेवर हो गया पिछले कुछ समय से, सो हमें लगता है कि ये थोड़ा नीचे मिल सकता है। और खराब रिजल्ट्स के बाद आप नीचे आए तब वापस से फिर अच्छे लेवल्स पे खरीदारी करके आप पोर्टफोलियो में रखने के लिहाज से भी सोचेगा। लेकिन फिलहाल रिजल्ट्स के लिहाज से एक बार आप शॉर्ट करने का चांस ले सकते हैं।
क्योंकि रिजल्ट्स खराब आने की पूरी उम्मीद है। 63 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, बाद में धीमे धीमे स्टॉप लॉस को नीचे ट्रेल करते चलें। नीचे की तरफ आपके लिए 59, 57, 55 तीन टारगेट है। 59, 57, 55 तीन टारगेट, 59, 57, 55। दूसरा काम ये कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट के वक्त थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है और रिस्क रहती है, नेचुरली सही भी है, तो फिर आप एक काम और कर सकते हैं, और वो ये है कि आप भेल का 60 रुपए वाला पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, ताकि आपकी रिस्क कम रहे। जिन्हें रिजल्ट की रिस्क नहीं रखनी और रिजल्ट पे 5-10% ऊपर नीचे होना आसान बात है, आराम, जैसा आपने देखा सन फार्मा कैसे बढ़ गया, इस तरह की चीज़ें कभी भी हो सकती। तो इसलिए बेटर ये है कि आप भेल को 60 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, 3.5 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 5, 7 और 9 रुपए, ये तीन टारगेट रखिए। 5 रुपए का पहला टारगेट, 7 रुपए का दूसरा टारगेट और 9 रुपए का तीसरा टारगेट। ये है आपके लिए राय इस वक्त भेल पर आती हुई दिख रही। तो भेल कल के 2000 के लिहाज से यहाँ पर शॉर्ट करने की राय। मजबूत बाजार में एक स्टॉक हमें जो कमजोर दिख रहा है, वहां पर हम शॉर्ट करने की राय देंगे। जी दीप, ये है आपके लिए भेल। चलिए, तो एक सेल कॉल आती हुई दिख रही है अनिल जी की तरफ से। और सर, एज इफ ऑन क्यू बाजार भी थोड़ा कमजोर होते हुए दिख रहे हैं आपकी सेल कॉल आने के बाद। हालांकि ऑफ कोर्स बाजार के बूंद बॉल से इसका कुछ लेना देना है। BHEL आ जाएंगे इसके नतीजे, और थोड़ी कमजोरी इस पैक में आती हुई दिख रही है। ऊपरी स्तरों से निफ्टी भी अब पूरी तरह से गिरकर सपाट होते हुए दिख रहा है, और बैंक निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है, लगभग 125 अंकों की गिरावट के साथ। तो थोड़ा बाजार पर इस समय दबाव बनते हुए दिख रहा है। वीकेंड सेशन है, अच्छी शुरुआत हुई थी और फिर बाजार में अभी थोड़ी देर पहले बढ़िया गेन्स भी थी, पर ग्लोबल क्यूज हल्के से नेगेटिव है और उसका असर अब बाजार पे भी आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी अब नेगेटिव टेरिटरी में भी आते हुए एक बार दिखा है, एकदम सपाट हो गया है फिलहाल इस समय। बट मैरिको जो वॉल्यूम ग्रोथ का फिगर आया है वो काफी पॉजिटिव है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि 3.5% का एक्शन मैरिको में आते हुए दिख रहा है। तो मैरिको थोड़ा मोमेंटम पकड़ रहा है, जिस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ इनकी रही है। अविनाश जी, एक राय जरा मैरिको पर दें सर। पैराशूट की वॉल्यूम ग्रोथ 12% की रही है, एक्सपेक्टेशन 20% का था, पर इसके सामने सफोला की वॉल्यूम ग्रोथ 24% की रही है, और इंटरनेशनल कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखें तो ये भी 21% की आई है। वॉल्यूम ग्रोथ का फिगर मैरिको का अनुमान से बेहतर सर। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि मैरिको के नंबर्स ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन है। इनफैक्ट जो वॉल्यूम ग्रोथ ओवरऑल आई है वो मेरे ख्याल से उम्मीद से काफ़ी अच्छी आई है, क्योंकि एक तो बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट था, दूसरा काफ़ी लोगों का मानना था कि इस क्वार्टर में शायद थोड़ा सा वॉल्यूम ग्रोथ इम्पैक्ट हो जाए। पर मुझे लग रहा है कि जो सफोला का ग्रोथ रेट देखने को मिला है वो काफ़ी पॉजिटिव है। प्लस जो दूसरे प्रोडक्ट्स है, इनकी ग्रूमिंग बिजनेस में भी डेफिनेटली अच्छे टेलविंड्स है। तो मुझे लग रहा है कि जिनको लंबी अवधि के लिए FMCG बास्केट में प्ले करना है, मैरिको एक बहुत ही स्टेबल प्लेयर है, और हमको लग रहा है कि धीरे धीरे ही ये बढ़ेगा। इसमें ज़्यादा वोलेटाइल काउंटर नहीं है, लेकिन अगर किसी को 6 से 12 महीने की अवधि के लिए निवेश करना है तो मुझे लग रहा है कि अभी भी इस लेवल से खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है अच्छा खासा 15-16% अपसाइड इवन करंट लेवल से पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली एक वैल्यू पिक है, प्रोवाइडेड अगर आप 6 to 12 मंथ्स का नजरिया रखते हैं। ओके, तो वैल्यू पिक है 6 से 12 महीने के नजरिया अगर आपके पास है। एक और स्टॉक जो नतीजों के बाद जबरदस्त रिएक्शन दिखा रहा है, 10% का सर्किट लग चुका है वायदा बाजार में सन फार्मा पर। 773-774 पर इस समय सर्किट लगा हुआ है। अब जब सर्किट खुलेगा 15 मिनट बाद, तब देखेंगे किस तरह का एक्शन आता है। बट वायदा बाजार में 10% के सर्किट पर आपको इस समय सन फार्मा आते हुए दिखेगा। सन फार्मा, अनिल जी की राय थी कल खरीदारी की, सारे टारगेट्स हिट, और अब और बड़ी मूव इस पर आती हुई दिख रही है। एक बार देख लेते हैं आपको क्या राय दी गई थी सन फार्मा पर। सन फार्मा खरीदारी करने की राय है। 15 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए 685 का, 15 रुपए ऊपर का पहला टारगेट 715, और 15 रुपए ऊपर 730, और 15 रुपए 745। ये तीन टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। कल आपने खरीदारी की भी राय दी थी। कल के 2000 में पहले दो टारगेट हिट सर, 730 के ऊपर का लेवल इस समय स्टॉक पर 4% की तेजी। बहुत ही तगड़ी आउटस्टैंडिंग, जिसे तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस कहा जा सकता है, वो आती दिख रही है। 730 तक का टारगेट आया है, 745 के टारगेट के लिए भी होल्ड करना चाहिए। मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ इसके लिए भी होल्ड करें, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। बिल्कुल, तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहे हैं सन फार्मा के, और जबरदस्त एक्शन इस काउंटर में, सारे टारगेट्स हिट और उसके ऊपर की भी बड़ी तेजी आपको आती हुई दिख रही है।
इसके साथ ही एक और स्टॉक जिस पर हमें करना चाहिए फोकस और अनिल जी की कन्विक्शन रही है JSW एनर्जी। SIP स्टॉक था हमारा, जबरदस्त तेजी में रहा है। इस पर कुछ और खबरों का भी एक्शन आते हुए दिख रहा है। ये एक बार चलते हैं वरुण के पास जानने के लिए JSW एनर्जी में। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, सही कहा आपने कि हमारा SIP स्टॉक रहा है। और पहले मैं याद दिला दूं कि कब हमने दिया था, 14 जून को दिया था 154 के भाव पे। वहां से अब तक करीब 60-62% के आसपास के रिटर्न जो है ये काउंटर डिलीवर कर चुका है। अब देखिए, वैसे तो इस कंपनी के लिए लगातार खबरें आती रहती है, लेकिन अब जो खबर वो निकल के आई है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है फोर्टेस्क्यू फ्यूचर्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ इस कंपनी ने एक करार किया है। इस कंपनी की दरअसल एक सब्सिडरी है JSW फ्यूचर्स एनर्जी। उसने इस कंपनी के साथ, ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ करार किया है और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए ये करार किया गया है। बेसिकली देखिए, आपको पता होगा जितनी भी कंपनीज है वो अपने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए लगातार ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रही है। और इस कंपनी का भी वैसे भी लक्ष्य 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन करने का, तो उसके तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम है। इस कदम से इस कंपनी की जो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी की पूरा पोर्टफोलियो है उसको काफी हद तक दमखम मिलेगा। वैसे भी इस कंपनी का लक्ष्य है कि 2030 तक 20 गीगावाट के आसपास की ओवरऑल जो पावर की क्षमता है वो ये करना चाहती है, ये इनका लक्ष्य है। और उसमें से 85% के आसपास जो है ये ग्रीन एनर्जी पे फोकस करना चाहती है। और उसी तरफ इस कंपनी का ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। फिलहाल JSW एनर्जी को अगर आप देखेंगे तो 4555 मेगावाट की थर्मल, हाइड्रो और सोलर क्षमता है इस कंपनी के पास। और कंपनी 2023 तक करीब 2500 मेगावाट के आसपास की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको और शुरू करने वाली है। यानी कि यहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी पे कंपनी का फोकस और बढ़ रहा है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये काफ़ी एक बड़ा स्टेप है। आपको याद होगा हाल फिलहाल में जो बजट हुआ था वहाँ भी सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी एमिशन का प्लान जो है उसको तैयार किया था, क्योंकि इस पूरे सेगमेंट को सरकार काफ़ी तूल देना चाहती थी। तो ओवरऑल रिन्यूएबल सेक्टर में ये कंपनी का एक और बड़ा स्टेप है और इसके चलते आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बड़ा फायदा देखने मिलेगा। वैसे भी इस कंपनी ये चाहती है कि 85% जो पोर्टफोलियो है इस कंपनी का वो ग्रीन एनर्जी से रहे और उसी की तरफ ये एक स्टेप है। हाँ, ये बात अच्छी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ इन्होंने करार किया। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए JSW एनर्जी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ करार किया है। जबरदस्त मोमेंटम में रहा है एक स्टॉक जब से हमने SIP स्टॉक में इसके बारे में बात करी थी। एक बार देख लेते हैं JSW एनर्जी पर आपको क्या व्यू दिया गया है। प्रमोटर्स बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग मैनेजमेंट है इस कंपनी का। बड़े एक्सपेंशन प्लान है और अब तक अच्छा खासा एक्सपेंशन किया है। आगे आने वाले सालों में और बढ़ने की तैयारी है। बड़े कैपेक्स प्लान लेकर कंपनी चल रही है। एक और अच्छी बात है, कंपनी ने हाल ही में अपनी डेट कॉस्ट कम किए। ग्रीन बॉन्ड्स इन्होंने इशू किए अमेरिकी डॉलर में 5160 करोड़ के, और उससे कंपनी की नेट डेट कॉस्ट जो है वो करीबन 2% कम हुई है। एक शॉर्ट से मीडियम टर्म टारगेट इस स्टॉक के लिए आपको 200 रुपए के लेकर चलने चाहिए और लॉन्ग टर्म टारगेट इसके 250 रुपए के। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो 3 से 5 साल के लिए आपके लिए पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगर पावर सेक्टर में कोई एक स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो वो JSW एनर्जी होना चाहिए। ये आपके लिए JSW एनर्जी। अनिल जी 150 के करीब इसको रेकमेंड किया था, 250 तक के लॉन्ग टर्म टारगेट 6 हफ्तों में आते हुए दिख रहे हैं। साइन सील्ड एंड डिलीवर्ड सर। और अब क्या करें, ये जो नई खबर है इंटरनेशनल करार को लेकर? आजकल लॉन्ग टर्म ही यही है दीप, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक, और लॉन्ग टर्म मतलब 2-4-6 हफ्ते। मतलब एक्चुअली मार्केट ही ऐसा है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया कि ये स्टॉक ढूंढ के निकाल दिया। बाजार में सभी चल रहा है, ये भी चल रहा है। बस ये है कि फर्क है कि कोई ज़्यादा चल जाता है, कोई कम चल जाता है, कोई पहले चलता है, कोई बाद में चलता है। तो अच्छी बात है, JSW एनर्जी ने टाइमली तो क्या, समय से पहले टारगेट हासिल किए हैं। 250 के टारगेट है। आप बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, प्रॉफिट बुक कर लें, वापस नीचे कभी भी बाजार मौका दे तो एंटर कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो टारगेट जल्दी आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि बेचना जरूरी है, अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए डेवलपमेंट जिस तरह के हो रहे हैं, अभी भी वरुण ने जो स्टोरी बताई है काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरी है। परफॉर्मेंस बढ़िया आ ही रही है कंपनी की, आगे भी आएगी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिएक्शन खबर आने के बाद, नतीजे आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जो आती है वही आ रही है। इस प्रॉफिट बुकिंग में वापस नीचे आए तो एंटर करें। सो लॉन्ग टर्म के लिहाज से कुछ भी नहीं बदला है। बाकी शॉर्ट टर्म वाले जितने भी हमारे जो ट्रेडर्स कम पोजिशनल इन्वेस्टर्स, जो भी आप अपने को अच्छा नाम सूट लग करता हो वो रख लें। उन लोगों के लिए साइन सील डिलीवर्ड, टारगेट्स अचीव्ड, एंजॉय योर लाइफ। अभी तो यही है मामला हर स्टॉक में, एंजॉय योर लाइफ एंजॉय करने का मामला। एक के बाद एक देखिए दीप, क्या गजब स्टॉक्स दौड़ लगाते दिख रहे हैं। ऑनेस्टली इस तरह का समय याद नहीं आता पिछली बार कब देखा था।
गजब स्टॉक्स में एक्शन हो रहा है। बर्थडे के दिन वाला स्टॉक सेंचुरी इंक का 2 जून को जो आपको दिया था, दीप देखिए 500 रुपये टच कर गया, आज 514 रुपये का है ये सेंचुरी इंक का। ये है कमाल, मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब मार्केट ही ऐसा है कि आपके स्टॉक सारे हैं। सन फार्मा देखिए 10%, मतलब सोच नहीं सकते कि सन फार्मा सर्किट भी लगाएगा, तो सन फार्मा जैसा स्टॉक सर्किट पर ट्रेड कर रहा है, 10% का ऊपरी सर्किट, डन फॉर द डे टाइप वाला मामला है। अमेजिंग, मतलब बाजार है और पैसा ज़्यादा है, आइडियाज़ की कमी है, वही आपको दिख रहा है। और एक और जो अभी मुझे बंसल जी ने याद दिलाया, बंसल जी उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल मुझे याद है, बंसल जी ने मुझे कहा भी था 1500-2000 रुपये के आसपास का भाव हुआ करता था। एक स्टॉक आपके सामने लेकर आएंगे, वो है SRF। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है 1500-2000 रुपये की रेंज में इसका भाव हुआ करता था। तब एक बार हम डिस्कशन कर रहे थे, तब मैंने कहा था ये स्टॉक 10,000 रुपये होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें ये पोटेंशियल है। और मुझे एक चीज़ और याद है, तब हम ये कहते हैं कि ये ऐसा स्टॉक है जो किसी न किसी दिन आपको निफ्टी में मिलेगा। और अब आप उस समय माने ना माने, लेकिन अब सब मानेंगे 8,500 होने के बाद में ये कभी न कभी निफ्टी में ज़रूर आएगा। ये पोटेंशियल है। कई बार कुछ अच्छे स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में सही वक्त पर आपको एंट्री करने के लिए मिल जाते हैं, 8,600, और ये निफ्टी में आने का कैंडिडेट बनेगा। बंसल जी कुछ याद है आपको? फ्लैशबैक वैसे तो रिमाइंड आप ही ने किया है। अनिल जी बिल्कुल याद है, ये उन दिनों की बात है अनिल जी, उन दिनों की बात है जब दिल्ली के अंदर हम लोग सब साथ बैठते थे और उस समय आपने बोला था, उस समय मतलब कि बोलना बहुत बड़ी बात थी। और ये स्टॉक अनिल जी मेरे रडार पे तब आया था, मुझे तब याद आया था जब ये क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी का IPO आया ना, तब उसमें हम सबने PE वगैरह का कंपैरिजन करा था, तब से मैं इसको देख रहा था और मैंने कहा कभी आपको याद कराऊंगा इस चीज का, आपने बोला था। तो अब तो ये ऑलमोस्ट, मतलब कि अनिल जी इतना महंगा शेयर है तो आपका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड है। तो हमारी तरफ से, मेरी और कुणाल जी की तरफ से तो साइन सील्ड एंड डिलीवर्ड है, ये टारगेट अचीव्ड है। नहीं एब्सोल्युटली। और कुछ स्टॉक्स, और एक और अभी मुझे मेरी टीम याद दिला रही है कि बर्थडे के दिन 2 जून को एक स्टॉक और रिकमेंड किया गया था, वो था पित्ती इंजीनियरिंग। 102 रुपये के दाम पर हमने रिकमेंड किया था। यहाँ भी साइन सील डिलीवर्ड, सील लगा लीजिए, दुगुना हो चुका। 2 जून, 2 जुलाई, 2 अगस्त, हाँ 2 महीने भी नहीं हुए, 8 महीने में दुगुना। 102 रुपये वाला स्टॉक 195 रुपये, कमाल ही है मार्केट का। और इस स्टॉक के साथ हमने एक थीम की बात की थी, वो कंपनियां जो अब प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स करने जा रही है और इस कैपेक्स की जरूरत को पूरा करने वाली कंपनी में जबरदस्त एक्शन दिखेगा। और उसके बाद हमने एक दिन इसके मैनेजमेंट से भी बात की और मैनेजमेंट ने हमें कहा कि मतलब इस तरह की स्ट्रॉन्ग डिमांड, एक थर्मेक्स के MD आशीष भंडारी साहब थे, उन्होंने कहा कि इतने 10-12 साल में हमने वो डिमांड नहीं देखी जो डिमांड दिख रही है। इसी डिमांड को टाइमली पहचाना और पित्ती इंजीनियरिंग 200 रुपये का टारगेट, 200 रुपये के ऊपर के टारगेट थे शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो टारगेट भी सारे आते हुए दिख रहे हैं। अभी भी आप होल्ड करें, हड़बड़ी न करें। कभी कभी क्या होता है कि लोग टारगेट लेट आते हैं तो बेच कर निकल जाते हैं, कभी कभी ये होता है कि टारगेट जल्दी आते हैं तो बेच कर निकल जाते हैं। आपका पेशेंस दोनों ही तरफ होना चाहिए। अब यहाँ पर रिव्यू करें, और मेरे ख्याल से रिव्यू करें तो अब भी आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहें कर लें। 175 और 200 का 2 टारगेट था, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, थोड़ा पोजीशन तो रखें ताकि अब भी और अपसाइड बने तो उसका फायदा उठा सके। तो आज दीप ऐसा लग रहा है कि दिन अच्छा है, टारगेट हासिल करने वाला दिन है, एक के बाद एक सारे टारगेट्स आते दिख रहे हैं जी। बिल्कुल सर, और पिट्टी इंजीनियरिंग तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको दिखाते हुए दिखा है। बर्थडे पिक्स आपकी सेंचुरी एन का, कोस्टल कॉप, ये भी कुछ बर्थडे पिक्स थी, ज़बरदस्त एक्शन आया, टारगेट्स यहाँ पर भी हिट हुए। और JSW एनर्जी रिसेंटली मेंशन्ड स्टॉक्स में यहाँ पर आपको बढ़िया तेज़ी आती हुई दिखी है। भरपूर एक्शन है और काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं इसी स्पेस में। कुछ और काउंटर्स जहाँ पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आज सुबह जो हमने फर्टिलाइजर्स की तो स्टोरी आपको बताई थी, उसके दम पर देखिए अभी भी ज़बरदस्त मूव आ रही है कोरोमंडल, RCF जैसे काउंटर्स में। पर इस बीच आइए एक्साइड पर डालते हैं नज़र। थोड़े सुस्त नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा आया है 125 करोड़ का, हमारा अनुमान 150 करोड़ का था, तो थोड़ा अनुमान से नीचे आया है इनका मुनाफे का फिगर जहाँ तक एक्साइड का सवाल है। इस समय आय हम 2450 करोड़ की आय का अनुमान लगा रहे हैं। देखते हैं किस तरह की इनकी आय आती हुई दिखी है, वहाँ पर रखनी पड़ेगी नज़र। ऑटो और ऑटो से जुड़े स्पेस में आज वैसे आपको थोड़ा पॉजिटिव एक्शन सुबह से ही बनते हुए दिख रहा है।
तो यह है इस स्पेस पर नज़र आपके लिए। पर एक्साइड फर्स्ट कट जो मुनाफे का फिगर है वो थोड़ा अनुमान से गिर कर आया है। 144 करोड़ 44 करोड़ से बढ़कर मुनाफा आया 125 करोड़ का। वो तो साल दर साल की बढ़त थी ही, बट हमने अनुमान लगाया था 150 करोड़ का, तो उसके सामने थोड़ी सी आपको यहाँ पर सुस्ती आती हुई दिखी है। ऑटो और ऑटो एंसिलरीज साल दर साल आप वैसे एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद लगा सकते हैं यहाँ पर, जहाँ तक ओवरऑल परफॉर्मेंस का सवाल है। आय आई है इनकी 2486 करोड़ की, तो हमारे अनुमान से ये भी थोड़ी अनुमान मुताबिक है, क्योंकि 2450 करोड़ का अनुमान लगाया गया था। तो आय अनुमान मुताबिक आती हुई दिखी है, मुनाफा थोड़ा अनुमान से कम है। कैसे देखें कुणाल जी एक्साइड के चार्ट को सर? देखिए दीपांशु, चार्ट जो है वो काफी कमजोर है, लगातार ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, और केवल इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है। अगर इस चार्ट को आप गौर से देखें कि 175 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है, और हम देख रहे हैं उन्हीं लेवल से इसमें बाउंस आता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर कोई बढ़ चढ़ के मेरी खरीदारी की राय नहीं है। मेरी राय यह है कि 175 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पुल बैक का कैंडिडेट बिल्कुल ये चार्ट है, और बहुत संभव है कि आपको 182 तक का एक पुल बैक देखने को मिलेगा, लेकिन इस तरह के बाजार में मौजूदा स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं है। होल्ड करें, 175 का स्टॉप लॉस रखें, 182 तक का पुल बैक संभव दिखता है। ओके, तो ये है आपके लिए एक्साइड। फिलहाल कुछ मत करिए, इस पर रहने दीजिए। लेवल्स कुणाल जी ने आपको बता दिए हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस काउंटर के लिए, वहां पर आपको बस रखनी है नज़र। एक्साइड थोड़ा आय ठीक ठाक रही है, बट मुनाफा अनुमान से हल्का सा कमजोर आते हुए दिखा है। इस बीच कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी के जरा स्टॉक को पुल अप करिए। एक्साइड से पहले मैं इस काउंटर को देख रहा था, एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा है एंड्योरेंस में। किरण जी जरा चार्ट देखें एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के, क्या चल रहा है सर? बड़ा स्पाइक आ रहा है इस काउंटर पर? बिल्कुल दीप, 10 का कमाई वाला स्टॉक है, परफॉर्म करते नजर आ रहा है, और मेरा मानना है कि ये होल्ड करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप डाउन रहेगा, 1550 का रहेगा, 1750 पे ट्रेड कर रहा है, पर मेरा मानना है कि टारगेट जो हमने पिछली बार कहे थे 21-2200 के, ये बिल्कुल आते नजर आएंगे आते दिनों में। चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है दीप। बिल्कुल, चार्ट पैटर्न्स बहुत ही शानदार है। एंड्योरेंस टेक, इस पर आपको रखनी है नज़र। किरण जी की 10 की कमाई का आइडिया भी था। पर आज से 2 नए काउंटर्स की हुई है एंट्री वायदा बाजार में, स्ट्राइड्स और साथ ही एस्ट्रल। हमने सोचा कि जो इस साल वायदा कारोबार में एक्शन हुआ है, कई सारे स्टॉक्स की फ्रेश एंट्री हुई है एफएनओ में, वहां पर थोड़ी एनालिसिस की जाए और कैसे परफॉर्म करते हैं ये स्टॉक्स वायदा कारोबार में एंट्री के बाद। इस पर व्यू लेते हैं वरुण से। वरुण बताइए, आज तो 2 स्टॉक्स का डेब्यू हुआ है, पर इस साल जो बाकी स्टॉक्स एफएनओ में आए हैं उन्होंने किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है? देखिए दीप, करीब 23 स्टॉक्स है जिनकी एंट्री हुई है इस साल एफएनओ में, और आपको याद होगा मेरे कैसे मई या मार्च के सीरीज में करीब 16 स्टॉक्स एक साथ आए थे एफएनओ में एंट्री की थी जिन्होंने। अब इन 23 स्टॉक्स का हमने एनालिसिस किया और 3 पैमाने पर एनालिसिस किया है। एक तो जिस दिन एंट्री होती है उस दिन क्या होता है, उसके 1 हफ्ते बाद क्या होता है, और उसके 1 महीने बाद क्या होता है। तो हमारा एनालिसिस कहता है कि जो 23 स्टॉक्स जिन्होंने एफएनओ में एंट्री ली है इस साल, उसमें से 13 स्टॉक्स जो है उनकी जिस दिन एंट्री हुई है उस दिन गिरावट आई है। केवल 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें तेजी आई है, यानी कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जिस दिन आते हैं उस दिन गिर जाते हैं। और जाहिर सी बात है, एफएनओ में एंट्री करते हैं तो आपके स्टॉक्स में शॉर्ट करने का मौका मिल जाता है, इसके लिए गिरावट आती है। लेकिन उसके बाद का 1 हफ्ता जो रहता है इन स्टॉक्स के लिए बहुत बेहतरीन रहता है, क्योंकि 23 में से 18 स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें अगले 1 हफ्ते में अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने मिली। केवल 5 स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें अगले 1 हफ्ते में गिरावट देखने मिली। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मामला जो है फिर से थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसके 1 महीने बाद, यानी कि अब से 1 महीने, यानी कि सीरीज खत्म होने तक अगर आप देखेंगे तो 23 में से 14 स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें गिरावट हुई है, और केवल 9 स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें कहीं ना कहीं तेजी देखने मिली है। नहीं, 14 स्टॉक्स में तेजी हुई है, 9 स्टॉक्स में गिरावट हुई है, मेरे माफ कीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा मौका जो रहता है वो अगला 1 हफ्ते का पीरियड होता है एंट्री होने के बाद, जहां पे सबसे ज्यादा 18 स्टॉक्स में तेजी देखने मिली है, 5 में गिरावट हुई है। और हाँ, ये मैं बरोबर कर रहा हूँ कि अगले 1 महीने में 13 में गिरावट हुई है, 9 में तेजी हुई है। वहीं 23 स्टॉक्स में से सिर्फ 3 स्टॉक्स ऐसे थे दीप जिसमें पूरे, अगर आप देखेंगे तो जिस दिन लिस्ट हुए, मतलब जिस दिन एफओ में आए उसके 1 हफ्ते बाद और उसके 1 महीने बाद तेजी देखने मिली है, और वो है एचडीएफसी एएमसी, नवीन फ्लोरेन और आईआरसीटीसी। केवल ये 3 स्टॉक्स थे जो स्टैंड आउट थे। बाकी के अगर आप देखेंगे तो अगला 1 हफ्ता जो है वो काफ़ी बेहतरीन होता है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आज नए एंट्रेंस आए एफएनओ में उनमें अगले 1 हफ्ते में क्या होगा।
ओके, तो इंटरेस्टिंग है, हमने ट्रेड के हिसाब से ही देखा इसलिए ज्यादा लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स नहीं बताए। पहले दिन कैसी परफॉर्मेंस रहती है, पहले हफ्ते में कैसी परफॉर्मेंस रहती है और पहले महीने में कैसी परफॉर्मेंस रहती है, पहली सीरीज में कैसी परफॉर्मेंस रहती है, और ज्यादातर इंडिकेशंस यही है कि पहला हफ्ता काफी एक्टिव रहता है ट्रेड के हिसाब से। विश्वेश जी, कैसे देखें इस डेटा को, और फिर बताइए स्ट्राइड्स और एस्ट्रल पर क्या व्यू बनता है। ज्यादातर इंस्टेंसेस में पहले हफ्ते में अच्छी गेन्स दिखाते हैं नए वायदा कारोबार के एंट्रेंट्स। देखिए, जहां तक स्ट्राइड की बात है दीपांशु, तो एस्टैब्लिश जो ट्रेंड है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट के आसपास है। तो इन कंजंक्शन विद अगर डेटा इसको रिव्यू करे तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए, और अगर कोई भी गिरावट आती है तो 720 इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 2020 से एटलीस्ट 4 से 5 बार इस लेवल को टच हुआ था और वहां से फिर वो घूम गया था। तो मुझे लगता है कि डेटा के लिहाज से 720 के आसपास से एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और जहां तक एस्ट्रल की बात है दीपांशु, मैं सिमिलर व्यू रखता हूं कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पे भी गिरावट नहीं आनी चाहिए, लेकिन एस्ट्रल रिलेटिव टू स्टार ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप 2200 तक के लेवल देख सकते हो, लेकिन आइडियल लेवल टू बाय इज रफली अराउंड 2000। ओके, तो 2000 के करीब मिले तो अच्छी खरीदारी का मौका है। चार्ट्स की अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो एस्ट्रल बेटर प्लेस्ड है कंपैरिजन में अगर आप देखें स्ट्राइड्स के साथ, बट दोनों की फ्रेश एंट्री हुई है वायदा बाजार में। अब देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस ये आने वाले समय में काउंटर्स आपको दिखाकर जाएंगे। इस बीच एक बार जरा डॉक्टर लाल पैथलैब्स के चार्ट्स पर डालिए नजर, क्योंकि इसके नतीजे आए थे अनुमान से काफी अच्छे थे। नतीजों के बाद एक बड़ा स्पाइक आया और उसके बाद काफी तेज गिरावट भी डॉक्टर लाल पर आपको आती हुई दिख रही है। सुमित जी, जरा राय दें डॉक्टर लाल के चार्ट्स पर क्या चल रहा है सर। नतीजों के बाद जो पॉजिटिव रिएक्शन था, अब काफी तेज गिरावट हुई है, कहां पर आता है सपोर्ट? बिल्कुल दीपांशु, ऊपरी लेवल से अच्छा खासा फॉल और गिरावट देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है स्टॉक का। मेरे को लग रहा है लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से पोजीशंस अभी भी होल्ड कर सकते हैं। जब तक ये 3350 का लेवल नीचे में होल्ड करेगा, जब तक कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉफिट बुकिंग है ऊपरी लेवल से जो देखने को मिली है, लोअर लेवल से वापस बाइंग देखने को मिल सकती है। तो डॉक्टर लाल पैथलैब के अंदर पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का वो 3650 3700 के आसपास है। ये लेवल जब टूटेंगे तो उसके बाद वापस से एक अपवर्ड मूव रिज्यूम होगा। ओके, तो यह है आपके लिए डॉक्टर लाल पैथलैब्स, यहाँ पर रखनी है नजर। थोड़ा ऊपरी स्तरों से बाजार पर फिर से दबाव आते हुए दिख रहा है। रेंज बाउंड ही मार्केट है, और जैसा अनिल जी सुबह भी कह रहे थे, ऊपरी स्तरों पर आपको मुनाफा वसूली दिखेगी, निचले स्तरों पर सपोर्ट भी दिखेगा, और बिल्कुल वैसा ही एक्शन आते हुए दिख रहा है। वापस 15750 पर आपको बाजार इस समय आते हुए दिख रहा है। पीवीआर, यह है एक काउंटर। आज सुबह हमने मैनेजमेंट से बात भी करी थी, कई स्क्रीन्स आज से खुल रही हैं और कई और स्क्रीन्स आने वाले समय में खोलने जा रहे हैं। एग्जैक्टली क्या हो रहा है एक्शन अनलॉक को लेकर पीवीआर में, जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, बताइए पीवीआर आइनॉक्स अनलॉक को लेकर क्या एक्शन है यहाँ पर? बिल्कुल, तो आप देखिए सबसे पहले तो जो अनलॉकिंग थीम की हम बात कर रहे थे वो अब प्ले आउट फाइनली होती हुई दिख रही है आइनॉक्स लीजर और साथ ही पीवीआर के साथ। लेकिन इसके साथ ही पीवीआर ने और एक अपडेट भी दिया है, मैं आपको पहले वो बता दूं। पीवीआर का ये कहना है कि अब धीरे धीरे जिस तरह से अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है, तो चुनिंदा जगह पे आज से कई ऐसे सिनेमा जो स्क्रीन्स हैं उनके वो खुलते हुए दिख रहे हैं। 111 ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे उनकी स्क्रीन्स खुलते हुए दिखे हैं। कुल मिला के 526 स्क्रीन्स हैं जो अब खुलते हुए दिखेंगे। 12 राज्य हैं जहां पे अब अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे अब अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू होती हुई दिख रही है। और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो खुलते हुए दिख रहे हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ खुल रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये भी है कि ये सिर्फ दोपहर तक खुले नहीं रहेंगे, ये रात के 10 बजे तक इनको मंजूरी मिली है कि वो खुले रख सकते हैं, और इसी के चलते इनकी जो यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ती हुई दिखेगी। ज़्यादातर शहरों में मैं जैसे कह रही हूँ, इनकी जो सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू होती हुई दिख रही है। स्पेशली आप देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि अब ये स्टेटमेंट आते हुए दिख रहे हैं कि जहाँ पे भी रिस्क कम है वहाँ पे अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होती हुई दिखेगी। पश्चिम बंगाल में भी हम देख रहे हैं कि जो सिनेमा हॉल हैं वो अब खुलते हुए दिख सकते हैं 50% कैपेसिटी के साथ। और गुजरात, महाराष्ट्र, ये दोनों सबसे बड़े स्टेट्स हैं। ये दोनों कंपनीज के लिए
अगर आप आइनॉक्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में कंपनी के पास पीवीआर के पास करीब 150 स्क्रीन्स हैं। इसके साथ ही अगर आइनॉक्स की बात करें तो 133 स्क्रीन्स जो हैं वो केवल महाराष्ट्र में है। तो इसी के चलते हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो स्क्रीन्स वाली प्लेसेस हैं वहाँ पे अब अनलॉकिंग शुरू होती हुई दिख रही है और अब उनकी यूटिलाइजेशन बढ़ती हुई दिखेगी। हालांकि पीवीआर के नतीजे भी जो आते हुए दिखे थे अच्छे नहीं थे, लेकिन इनका जो घाटा है वो कम होता हुआ दिखा था। और अब देखिए कंपनी ने QIP के जरिए पूंजी भी जुटाई थी। इसके साथ ही अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो धीरे धीरे कम करते हुए दिख रहे हैं। एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि जैसे सिनेमा खुलते हैं तो इनके जो फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट है वहाँ से इनकी जो आय है और मार्जिन्स हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, और आज सुबह हमने मैनेजमेंट से बात भी करी थी और उन्होंने कहा भी था कि जैसे जैसे अनलॉक होगा और स्पेशली महाराष्ट्र जैसे राज्य में होगा, नई फिल्म्स भी बढ़ेंगी, नई जो एग्जिस्टिंग स्क्रीन्स हैं उनको भी खोला जाएगा और आगे जाकर सिचुएशन में काफ़ी बड़ा सुधार आ सकता है। तो रेडार पर रखिए, पीवीआर को अनलॉक का बड़ा बेनिफिशियरी है ये काउंटर पर। आइए जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलते हैं जय के पास कैश के ऑप्शन के लिए। जय बताएं सर। हाय, गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, पहले तो एक छोटा सा अपडेट कि 15700 का कॉल जो हमने कल दिया था क्लोजिंग शो में, एंड आज मॉर्निंग में भी मैंने कहा कि जिनका मिस हो गया वो ले सकते हैं। उसके फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुके थे। 191 का टारगेट था, 190 का हाई किया। सो आई एम श्योर हमने अपडेट भी किया था प्रॉफिट बुक करने का, तो जिनकी भी पोजीशन होगी उन्होंने बुक किया होगा। अब जो एक फ्रेश रिकमेंडेशन है वो है 15,650 का कॉल लेने को। 151 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, 151 पे ट्रेड कर रहा है। दीप, इसको खरीदना है 15,650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 5 अगस्त की एक्सपायरी का ही है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस हम नीचे में प्लेस करेंगे दीपांशु 106 का, 106 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करेंगे। ऊपर में जो इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे डेट वुड बी 194, सेकंड टारगेट रहेगा 226, 194 226, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली वो अच्छी है, शुड बी यूटिलाइज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आई मीन मार्केट में अभी भी रेंज है 15,500 450 से लेके 15,900 950 की, तो लोअर एंड ऑफ द रेंज से रिवर्स हुआ है, अच्छा खासा एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो ये जो डिप है उसको यूज करना चाहिए पॉजिटिवली ट्रेड करने के लिए। एंड मुझे लग रहा है कि 15,850 900 तक के लेवल्स फिर से देखने मिलने चाहिए निफ्टी में। एक पॉजिटिव चीज ये है दीप कि आप अगर देखें तो ये जो रिसेंट आज हाई लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है उसमें बैंक्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है ये फॉल में लास्ट 1-2 घंटे के। इनफैक्ट बैंक स्टैंड आउट कर रहे हैं, कुछ BFSI लाइक HDFC, कोटक बैंक, HDFC बैंक, विच इज क्वाइट पॉजिटिव। सो आई थिंक निफ्टी यहाँ से फिर से रिबाउंड करेगा। ओके, तो निफ्टी यहां से फिर से रीबाउंड करना चाहिए, यह है जय का कन्विक्शन। 15,650 की कॉल आप खरीद कर जा सकते हैं, राय दे रहे हैं जय ठक्कर आपके लिए। आइए बाजार पर अनिल जी की भी राय जान लेते हैं। जाने से पहले क्या करना चाहिए आपकी पोजीशंस का, डेटा रीडिंग क्या कह रही है, चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, ग्लोबल माहौल सुस्त ही है सर, कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है। जो हमने लास्ट डाउ फ्यूचर्स 100-125 अंकों की गिरावट देखी थी अभी भी वैसा ही है। नैस्डैक फ्यूचर्स में कमजोरी है, यूरोप में भी आधे से 1% की गिरावट है। हालांकि यूरोपियन यूनियन एज अ होल का Q2 GDP डेटा आया था, 2% की बढ़त दिखी है, बट वहां पर थोड़ी सुस्ती आपको आती हुई दिख रही है। कच्चे तेल पर हल्का दबाव है, गोल्ड पर भी हमने आज गिरावट आती हुई देखी। एक्चुअली स्टेबल ही है गोल्ड के प्राइसेस इस समय, और यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड सर वहां पर भी 1.25 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो थोड़े सुस्त ग्लोबल क्यूज हैं, क्या करके जाए सर? दीप, देखिए फ्रेंकली मेरी उम्मीद से थोड़ी कमज़ोर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। मैं 15,800 के नीचे की क्लोजिंग की उम्मीद नहीं कर रहा था और होनी भी नहीं चाहिए थी जो डेटा है, लेकिन शायद वीकेंड सेशन है और ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड की तरफ हमेशा वो बिकवाली आने का खतरा रहता ही है। और दूसरा ये कि 125 पॉइंट नीचे हो गए डाउ फ्यूचर्स, लेकिन जो अभी जय बता रहे थे वो ठीक है। लोअर साइड का आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं 15,600 15,900, ये आपकी 300 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है, उसके बीचों बीच में आप बंद हो रहे हैं। तो आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 15,600 का पुट खरीद लें या 15,900 का कॉल बेच दें। सेम है, शॉर्ट पोजीशन है तो 15,900 का कॉल खरीद लें या 15,600 का पुट बेच दें। आपको जो ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से रेंज बाउंड ट्रेड है। लॉन्ग पोजीशन
क्वेरी करने में भी कोई हर्ज नहीं। 125 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर दिख रहा है, उतनी तो हम मानकर ही चल रहे हैं। तो ओवरऑल ठीक है, स्टेबल है और रेंज बाउंड ट्रेड पर ही रहेंगे। तो वही 15,600 के आसपास खरीदारी करने का मौका, 15,700 के नीचे 15,800 15,900 की रेंज में बिकवाली करने का मौका। और अगर आपको लगता है कि नहीं रिस्क नहीं रखते तो मंडे आकर फिर से फ्रेश ट्रेड देखेंगे, जो होगा मंडे देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, अब मंडे को ही देखेंगे क्या करना है। फिलहाल अगर पोजीशन है कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हेज के साथ जरूर करनी है। 750 पर निफ्टी सपोर्ट भी ले रहा है, पर 850 के करीब हमने मुनाफा वसूली भी देखी है, तो 100 पॉइंट की रेंज में ट्रेड होता हुआ। आईपीओ मार्केट्स में भरपूर एक्शन। रोलेक्स रिंग्स 99 गुना भर चुका है ये इशू, अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है आईपीओ बंद होने में। आखिरी दिन है आज, 99 गुना भर गया है, तो फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर यहां पर भी आपको दमदार ही आते हुए दिखेगा। तत्वचिंतन जिसकी इस हफ्ते हुई थी लिस्टिंग, जबरदस्त लिस्टिंग होती हुई दिखी थी और उसके बाद भी आपने देखा है स्टॉक में एक्शन है भरपूर। थोड़ा फंड एक्शन भी होता है लिस्टिंग के बाद। 2270 के करीब होल्ड कर रहा है। आज हल्की सी सुस्ती इस काउंटर पर है, लगभग 1.5% की गिरावट। आइए बैन से बेनिफिट इस सीरीज में क्या बदलाव हो सकता है पहले ही दिन जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ बैन से बेनिफिट में। आशीष बताइए, पहले दिन सीरीज का किसी स्टॉक की होगी एंट्री? बिल्कुल दीपांशु, काफ़ी शॉकिंग है। सन टीवी पहले दिन ही अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स ने 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 105% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो पक्का है कि सन टीवी जो है बैन में आ रहा है। ओके, तो सन टीवी बैन में आ रहा है। पिछली सीरीज में भी हमने देखा बैन में था, बैन से बाहर आता था, एक दिन 2 दिन और उसके बाद फिर से आपको बैन में जाते हुए दिख जाता था काउंटर। तो सन टीवी इस पर आपको रखनी है नजर, आ सकता है बैन में। बंसल जी क्या करें सन टीवी? वैसे तो आपने खरीदारी की राय आज दी थी, बट अगर बैन में आ रहा है, किसी ने पोजीशन ली है, कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, रखनी चाहिए थोड़े समय के लिए, या फिर अब बैन में आ रहा है तो थोड़ा सुस्ता जाएगा स्टॉक? नहीं दीपांशु, अगर ये स्टॉक बैन में आ रहा है, ब्रेकआउट जरूर हो रहा है, बट अगर बैन में आ रहा है तो मुनाफा बांधने की राय होगी। ओके, तो अगर बैन में आ रहा है तो मुनाफा बांधने की राय होगी। ठीक ठाक गेंस आ रही हैं इस काउंटर पर। आज अगर आप देखें सन टीवी, सुबह इस पर बात करी थी 563 के लेवल से, तो बढ़िया गेंस बल्कि आपको आती हुई दिख रही है। 580 और 595 के टारगेट्स थे, 580 का टारगेट सुबह हिट भी हो गया था, तो अगर आप चाहें तो मुनाफा बांधकर इस पर जा सकते हैं। 577 के करीब है, बाय प्राइस से आपको अच्छा मुनाफा ये काउंटर दे रहा है। ये है आपके लिए सन टीवी पर राय इस समय। होम फर्स्ट फाइनेंस एक और रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, इसके आए थे कल नतीजे, आज आपको अच्छा एक्शन ये दिखा रही है। जोमैटो पर भी रखिए नजर, बढ़िया लिस्टिंग हुई थी, 140 के लेवल के पार भी गया था, वहां से थोड़ी मुनाफा वसूली आज होती हुई दिखी है। 5-5.5% नीचे है ये काउंटर पर। आईपीओ मार्केट में भरपूर एक्शन और आने वाला महीना भी आईपीओ के लिए जबरदस्त आपको होते हुए दिख सकता है। एनटीपीसी, एक क्विक कॉल मैं किरण जी से लेना चाहूंगा। किरण जी, कल आएंगे इसके नतीजे, तो बाजार का नतीजों का रिएक्शन तो मंडे को आएगा, पर नतीजों से पहले 2% की तेजी है एनटीपीसी में। कोई राय सर इस चार्ट पर? एनटीपीसी का चार्ट दीप रेंज बाउंड ही देखने को मिल रहा है। इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्रेकआउट रहेगा, वो रहेगा लगभग 122.75 123 के आसपास। तो ये लेवल निकल जाने के बाद ही बड़ी मूव आएगी। तब तक मुझे लगता है कि 115 122 या 23 ये बड़ी रेंज रहेगी जहां पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। अभी के लिए कुछ नहीं, पर जिनके लॉन्ग पोजीशंस पोजिशनली है तो उनको तो बिल्कुल रखने की सलाह है। 114 का उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। कैश लेवल्स सारे मैंने कहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एनटीपीसी, नजर रखिए कल आएंगे इसके नतीजे। आइए फिर बाजार की क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। पहला दिन अगस्त सीरीज का, और अब तक जो पिछली 2 सीरीज का ट्रेंड रहा है बिल्कुल वैसा ही कारोबार होता हुआ, एकदम रेंज बाउंड ट्रेड, 100-125 अंकों की रेंज में ट्रेड हुआ है निफ्टी पर, और एकदम फ्लैट क्लोजिंग आप आते हुए देख सकते हैं। निफ्टी बैंक पर भी मामूली गिरावट के साथ आपको क्लोजिंग की तरफ एक्शन बनते हुए दिख रहा है। पर आज दिन था सन फार्मा का, 10% का उछाल इस काउंटर पर आपको आते हुए दिखा है, तो नजर रखिए इस पर। ये छोटा काउंटर नहीं है, निफ्टी कंपनी है, 10% ऊपर। साथ ही टेक महिंद्रा, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद आए थे नतीजे, 7% ऊपर। तो नतीजों का रिएक्शन इन दोनों काउंटर पर जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है। सन फार्मा के साथ सिप्ला में भी एक्शन बनते हुए दिखा, 4-4.25% ऊपर ये भी काउंटर था। HCL टेक्नोलॉजीज पॉजिटिव रहा, डिवीज लैब में भी आपने खरीदारी देखी। डॉक्टर रेड्डीज आज एक बाउंस बैक आया था, पर ऊपरी स्तरों से फिसलकर बंद होते हुए दिख रहा है। नेगेटिव खबर, BMC के साथ वैक्सीन सप्लाई का करार
खत्म हो चुका है। एनटीपीसी नतीजों से पहले थोड़ा पॉजिटिव। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इस पर थी सुस्ती। एसबीआई गिरावट यहाँ पर। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील शुरुआत अच्छी हुई पर एंड में आपने मुनाफा वसूली आती हुई देखी है इन काउंटर्स पर। टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीपीसीएल, यहाँ पर भी हल्की कमजोरी। इन्फोसिस एकदम फ्लैट क्लोज होते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार की तरफ नजर डालें तो ऑफकोर्स सन फार्मा ही आपका टॉप गेनर था, पर इसके साथ ही एसआरएफ पर भी आपने 9.5% की तेजी देखी है। लाइफ है, दीपक नाइट्राइट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, केमिकल, एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर स्पेस से जुड़े स्टॉक्स में आपने आज जबरदस्त एक्शन देखा है। आरती इंडस्ट्रीज एक और काउंटर 5% ऊपर यहां पर तेजी बनती हुई देखी। वेदांता 300 के ऊपर लंबे समय बाद का स्टॉक आया और 300 के ऊपर क्लोजिंग के लिए ये है तैयार। सन टीवी बैन में आ सकता है 5% ऊपर। अमर राजा यहां पर भी आपने तेजी देखी है। साथ ही टीवीएस मोटर्स, मैरिको नतीजों के बाद पॉजिटिव एक्शन। ग्लेनमार्क यहां पर भी पॉजिटिविटी बनती हुई दिखी। गिरावट हुई है मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल दोनों में। डॉक्टर लाल नतीजे कोविड टेस्टिंग की वजह से अच्छे लगे दिखे, वरना सुस्त थे, पर उसका इंपैक्ट मेट्रोपोलिस पर भी आते हुए दिखा। 7.5% नीचे। चोला इन्वेस्टमेंट, इंडियन होटल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यूपीएल नतीजों से पहले, एम्फोसिस, कोफोर्ज, मदरसन सुमी और नतीजों से पहले बीएचईएल, जहां पर अनिल जी की भी सेल कॉल है, वीक क्लोजिंग देते हुए। तो अनिल जी, वैसी ही शुरुआत अगस्त सीरीज की जैसी सीरीज रही है, जुलाई की जैसी सीरीज रही है, जून एकदम रेंज बाउंड ट्रेड सर, और बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग निफ्टी सेंसेक्स दोनों पर। फाइनली एक शांत क्लोजिंग 15 अंक नीचे निफ्टी की, 107 अंक नीचे बैंक निफ्टी की और 66 अंक नीचे बंद होता हुआ सेंसेक्स। वीकली क्लोज आपके लिए।